हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी की यूनिट 1 के चैप्टर 2 के बारे में। और अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारी यूनिट 1 है पूरी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो हमारा चैप्टर है वो हमारा यही वाला है, क्योंकि इसके अंदर से जो हमारे कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं ना वो आपको एग्जाम में मतलब मोस्टली मिल ही जाते हैं। आप बाकी चैप्टर भी देखोगे तो ये वाला जो चैप्टर है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्जाम में मोस्टली टाइम आपको देखने को मिल ही जाएंगे। अब इसमें अगर 10 मार्क्स में देखें तो लगभग हमारा आ जाता है फूड इन रिलेशन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ वाला। बाकी इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे बैलेंस डाइट है। अब ये रियल लाइफ में भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, और इसी के अंदर के हमारे टाइप्स में विटामिन डेफिशिएंसी एंड माल न्यूट्रिशन। तो ये हमारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में मोस्टली टाइम हमारे आते ही आते हैं। इसी चक्कर में जो हमारा चैप्टर 2 है सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट कवर करेंगे। और वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन आपको अच्छे से सारी की सारी कहानी समझ आ जाएगी कि अगर एग्जाम में भी आपके लिए आता है तो आप बड़े आराम से सारा कुछ जो है लिख कर आ सकते हो। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है, बाकी आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन मैं आपसे बीच में पुटअप करूंगा, वो आप कमेंट्स में बताते जाना। और बाकी अगर आपके फिर भी कोई डाउट रह जाएगा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। बाकी हमारा जो चैप्टर 1 है वो हमने ऑलरेडी कवर कर दिया था, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिसीज वाला। वो आपने नहीं देखा हो तो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ पर हम अपने समझते हैं सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन वाले चैप्टर को। लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। बाकी आपको नोट्स वगैरह के लिए जो है वेबसाइट हमारी है केयरवेलफार्मा.in, वहां पे जाके विजिट कर सकते हो। बाकी अब हमने जो अपना ऐप भी लॉन्च कर दिया है केयरवेल फार्मा, प्ले स्टोर पर जाके आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे आपको जो नोट्स डाउनलोड करने में इशू वगैरह का भी होता था वो आपको नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे इस चैप्टर का नाम क्या है, सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन। अब कई बार जो हमारा हेल्थ एजुकेशन वाला पार्ट है ना वो शायद 2 नंबर वगैरह में आया हुआ है एक आध बार, तो इस वाले टर्म को भी हम कवर कर लेंगे, देन हम इस वाले टॉपिक को अपने यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर पहला टर्म हम समझेंगे सोसाइटी, जो हमारा सोशल वर्ड से रिलेटेड है यहाँ पर है। तो सोसाइटी एक्चुअल में हमारी क्या चीज़ होती है। तो अगर सिंपल मैं आपसे बोलूँ, आप लोगों से अभी पूछा था आप भाई कैसी सोसाइटी में रहते हो, या आप लोगों ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला शो तो हर किसी ने, मतलब वो नाटक तो जरूर देखा होगा, जेठालाल वाला। तो वहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा कि वो एक जिस जगह पर रहता है वो हमारी क्या एक सोसाइटी है। तो सोसाइटी एक्चुअल में क्या हो जाएगी कि अ ग्रुप और कम्युनिटी ऑफ पीपल bound together by same traditional institute और nationality in which peoples are born, live, learn, play, work and grow। यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, सोसाइटी एक हमारा या तो ग्रुप है या कोई कम्युनिटी हो जाती है पीपल्स की, यानी कि यहाँ पे कोई बहुत सारे लोग हैं जो आपस में क्या हो रहे हैं, मिलकर रह रहे हैं। अब वो उस जगह पर क्या है, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, मतलब और अपनी रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, खेल भी रहे हैं और बड़े भी हो रहे हैं। तो वही हमारी सोसाइटी हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल करिए, हम अभी जहाँ पर रह रहे हैं, जैसे हमारी ये पूरी सोसाइटी है। अब इस सोसाइटी नाम वगैरह छोड़ो, अब इसमें 2 बिल्डिंग है, तो ये वाला हमारा घर है। बाकी इधर ही क्या होता है, शाम को बहुत लोग टहलने के लिए निकलते हैं, फिर यहीं पर खेलते हैं, बच्चे आपस में मिलकर खेलते हैं, पार्क वगैरह ही है। तो ऐसी पूरी जगह हमारी सोसाइटी हो जाती है, जिसको आप अपने टर्म में बहुत जगह मोहल्ला वगैरह बोलते हो, टाउन बोलते हो, कस्बा बोलते हो। तो ये सारी चीज़ हमारी क्या हो जाती है, सोसाइटी हो जाती है। ठीक है, सेम एनवायरनमेंट जहाँ पे सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं। अब सोशल एजुकेशन क्या हो जाती है, तो बस यही है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो सोसाइटी हमारी, यानी कि जो हमारे आस पड़ोस का एरिया है या जो हमारे मोहल्ले वगैरह है, वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ हेल्थ टू द सोसाइटी। यानी कि हम सोसाइटी में क्या कर रहे हैं, जो भी हमारी हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन है या नॉलेज है या अवेयरनेस है, जागरूकता है, उसको हम यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। तो अभी आपको बहुत सारे ऐसे टर्म देखने को मिल रहे हैं जो आपके आगे क्या है क्लियर धीरे धीरे होते रहेंगे, क्लियर होते जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा टर्म आता है, बाकी ये सोसाइटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अब हमारे लिए आता है हेल्थ एजुकेशन क्या है। इसको थोड़ा सा फोकस से सुनना, क्योंकि ये 2 मार्क्स वगैरह या 5 में कई बार जो है पूछने को आया हुआ है। तो हेल्थ एजुकेशन क्या है कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी प्रोवाइड द एजुकेशन रिलेटेड टू हेल्थ। यानी कि सिंपल आपने क्या है यहाँ पर टर्म से समझा, हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन का सिंबल क्या है, एजुकेशन ऑफ हेल्थ। यानी कि सिंपल हम क्या कर रहे हैं, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं एजुकेशन को हेल्थ से रिलेटेड। यानी कि हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। किनको कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी को, अपने लोगों को, पीपल्स को, स्टूडेंट को, यानी कि हर तरफ हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी देखा जाए तो हेल्थ एजुकेशन इज अ प्रोफेशनल एंड साइंटिफिक फील्ड विच इंक्लूड प्रमोशन ऑफ हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज। यानी कि एक तरह से ये हमारा प्रोफेशनल वर्क हो जाएगा, क्योंकि बहुत से हमारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं जो एक्चुअल में हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। तो एक तरह से ये हमारा प्रोफेशनल वर्क है जो गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत जगह चलाया जाता है। तो इनका मेन काम क्या है कि जो हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटी
एक्टिविटीज़ है, यानी कि जैसे आप कैसे रह रहे हो, एक्सरसाइज, स्वस्थ रहना, खाना पीना, अच्छा खाना, कौन सी हेल्दी डाइट होगी आपकी, और कहाँ घूम रहे हो, इस कंडीशन में क्या करें, आपके फर्स्ट एड कैसे लोगे। तो बहुत सारे हमारे हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, तो उन सबको प्रमोट करती है हमारी हेल्थ एजुकेशन। बच्चों को अवेयर करती है कि खाने से पहले हाथ धो लो, खाना खाने के बाद आप हाथ धो, ब्रश करना बहुत ज़रूरी। तो ऐसी बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सबको प्रमोट करती है हमारी हेल्थ एजुकेशन। अब ये हेल्थ एजुकेशन मोस्टली हमको कहाँ कहाँ मिल रही है, तो स्कूल्स वगैरह में स्टूडेंट वगैरह को मिल रही है, वर्क प्लेस पर भी, और कम्युनिटीज़ वगैरह जो स्पेशल कम्युनिटी वगैरह बनाई जाती हैं, जो मतलब मेडिकल कैंप वगैरह लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ एजुकेशन के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गए या यूनिवर्सिटी वगैरह हुई, तो यही बेसिकली हमारी हेल्थ एजुकेशन थी। बाकी अगर आपके लिए डिफाइन करने के लिए आते हैं कि हेल्थ एजुकेशन आपको डिफाइन करनी है, देन आप कर सकते हो कि इट इज़ द प्रोसेस विच इंक्रीज द अवेयरनेस एंड प्रोवाइड नॉलेज अबाउट हेल्थ एंड आल्सो अवेयर दैट हाउ पीपल डू देयर ऑन प्रोटेक्शन। यानी कि सिंपल क्या है कि ये हमारी क्या कर रही है, हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस और हेल्थ रिलेटेड नॉलेज को इंक्रीज कर रही है, और साथ ही साथ ये पीपल्स को ये भी बताते हैं कि आप अपनी रक्षा कैसे करोगे, खुद को प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करोगे। बाकी देखा जाए तो जो हमारी हेल्थ एजुकेशन है उसमें हेल्थ जो हमारी है वो 3 पार्ट्स में आती है, फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ हमारी आ जाती है। ये वाली टर्म आप याद कर लेना, क्योंकि ये चीज़ आपके आगे भी काम आएंगी, आगे यूनिट्स में भी आपके काम आएंगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये सब्जेक्ट में बस आपको क्या है, थ्योरेटिकल वाला सारा पार्ट है, और सब आपको फिजिकल हेल्थ, सोशल, यही सारे टर्म है, इनसे रिलेटेड ही आपकी सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो फिजिकल हेल्थ हमारी क्या होती है कि इट इज़ द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी एंड इट कंसिडर टू बी हेल्थी ऑल बॉडी डूइंग देयर फंक्शन प्रॉपर्ली इन डिजायर्ड मैनर। यानी कि सिंपल क्या है कि हमारी बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, यानी कि जो हमारी बॉडी मूवमेंट करके अपने सारे के सारे काम कर रही है, वो सारे कामों को हम जो है फिजिकल हेल्थ के अंदर इंक्लूड करते हैं। और अगर हमारी बॉडी ऐसे सारे काम अच्छे से कर पा रही है, देन हमारी बॉडी जो है हेल्दी कंसीडर की जाएगी। तो यही हमारी फिजिकल हेल्थ होती है कि हमारी बॉडी फिजिकली फिट है या नहीं है, हम काम करने में मतलब सक्षम है या नहीं, हम काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देन हमारे यहाँ आता है मेंटल या इमोशनल हेल्थ आ जाता है। तो मेंटल और इमोशनल हेल्थ क्या होती है, हमारे वे ऑफ थिंकिंग, कि आप डिप्रेशन में तो नहीं है, एंजाइटी वगैरह तो नहीं है, तो इट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग एंड एक्सप्रेसिंग द फीलिंग एंड थॉट। यही सब है कि आपकी थिंकिंग ठीक है, आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, बोल पा रहे हो कि नहीं बोल पा रहे हो। और इट कंसीडर टू बी हेल्थी इफ एवरीथिंग इज पॉजिटिव, और अगर आपके मन में सब कुछ पॉजिटिव है, देन आपकी जो है मेंटल और इमोशनल हेल्थ ठीक है। अब कुछ लोग हैं भाई, मान लो कोई डिप्रेस है, कोई एंजाइटी में, कुछ कह रहा भाई मर जाएंगे, हमारी ज़िंदगी ख़राब है, ये हो गए, थक गए, दिमाग काम नहीं कर रहा, माइंडली आप स्ट्रेस हो, एंजाइटी, तो ये सारी चीज़ों में आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो आपकी वीक होगी, वो आपकी अच्छी नहीं होगी, आप बीमार होगे। तो यही हमारी मेंटल हेल्थ है कि अगर आप इस तरह से भी मतलब पॉजिटिव हो, देन आप जो है एकदम फिट होगे। फिर सोशल हेल्थ में आपकी क्या आती है, सोसाइटी से, यानी कि जो आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, यानी कि आप प्यार मोहब्बत से रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो अपने सारे दोस्तों के साथ में। आप मान लो इस सोसाइटी में रह रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि आपके इस वाले से भी लड़ाई है, इस वाले से भी लड़ाई है। जैसे कॉलेज में कई बार हो जाता है ना कि भाई इस ग्रुप से बात नहीं करना, इस ग्रुप से बात नहीं करना, मैं उससे बात नहीं करता, मैं उससे बात नहीं कर रहा, देन आप जो है सोशली फिट नहीं हो। आपके लिए सोशली फिट कब हो कि आप अपनी तरफ से हर किसी के लिए अच्छे हो, चाहे कोई बुरा भी करे तब भी आप ठीक हो, ज़्यादा भी नहीं सहना, लेकिन फिर भी ठीक है कि भाई चल कोई बात नहीं, भाई क्या ही है, कर्मा इज ऑलवेज ग्रेट, तो कर्मा बदला ले ही लेगा, तो बस आप चलने दो, अपने ऊपर ज़्यादा ना करो, और आप किसी से ज़्यादा वैर वगैरह नहीं रखो। तो यही हमारी सोशल हेल्थ आ जाती है कि आपका बाकी लोगों से रिलेशनशिप कैसा है, यानी कि रिलेशनशिप इन द सेंस ये नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला है रिलेशनशिप, की आपकी दोस्ती कैसी है, आपका व्यवहार कैसा है, आप पोलाइटनेस ही बात करो कि नहीं करो, ये सारी चीज़ें हमारी सोशल हेल्थ के अंदर आ जाती है। बाकी अगर सिंपल देखें इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन की, हेल्थ एजुकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो वही देखो इसमें क्या करना है, 3-4 बातें वही आपकी जो है सेम रिपीट होती हैं। जैसे इंक्रीज द अवेयरनेस एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ, हेल्थ के बारे में हमको अवेयर करना है, लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करनी है। इंक्रीज द अवेयरनेस अबाउट ओन प्रोटेक्शन, यानी कि खुद की रक्षा कैसे करेंगे उसके लिए प्रोवाइड। अब खुद की रक्षा में ये नहीं कि भाले वगैरह पकड़ लो, खुद की रक्षा मतलब खुद को प्रोटेक्ट कैसे करोगे, जैसे बैक्टीरिया वगैरह से या बीमारियों से, उसके लिए डेली नहाना धोना है, आपको ब्रश वगैरह करना है, डेली नहीं कोई नहीं 2 दिन में तो एक बार नहा ही लो अच्छे से, ब्रश वगैरह आपको प्रॉपर करना अच्छे से, हाथ वगैरह तो धोने ही धोने हैं, मुंह वगैरह धोते रहो, तो इन सब से आप मतलब प्रोवाइड रहो अच्छे से। अभी गर्मियों का टाइम है तो आप अच्छे से डेली भी नहा सकते हो। उसके बाद इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि एक तरह से हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है उसको इंक्रीज कर देते हैं हम। यहाँ पर ब्रिंग पॉजिटिव बिहेवियर आ जाता है। इट हेल्प इंडिविजुअल टू टेक रेशनल डिसीजन टू सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम के लिए डिसीजन कैसे पेंडिंग करना है। जैसे मान लो अचानक किसी का नहीं होना चाहिए, फिर भी मान लो मेरा हो चुका है, मान लो किसी का अचानक एक्सीडेंट हो गया या कोई भी इमरजेंसी आ गई, तो उस टाइम पर आप क्या रिएक्शन ले रहे हो, आप क्या फॉलोअप करोगे, दूसरों क्या करोगे, आपको CPR देना आता है कि नहीं आता है, आपको फर्स्ट एड करना आता है कि नहीं आता है। तो ये वाली कुछ बेसिक बातें हैं, इनके बारे में आपको आना चाहिए। तो ये सब चीज़ अगर आप करोगे तो मोर्टेलिटी रेट यानी कि जो मृत्यु दर है वो कम हो जाएगा, और हेल्थ डेवलपमेंट प्रोग्राम भी आपके अच्छे हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हेल्थ एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर बस छोटा सा यही पार्ट था कि सोसाइटी के बारे में, सोशल एजुकेशन और हेल्थ एजुकेशन
के बारे में आपको थोड़ी बहुत बातें पता होनी चाहिए, वो सब आपके यहाँ पे समझ ली। तो अब हमारा ऑफिशियली यहाँ पर पहला टॉपिक स्टार्ट होता है, फूड इन रिलेशन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो यहाँ पर आपके लिए जो है 3 टर्म यहाँ पर आए। अगर आप ध्यान से देखोगे, रिलेशन का मतलब जानते हो, रिश्तेदारी एक तरह से, इनसे रिलेटेड चीज़ है। तो यहाँ पर एक टर्म हमारे लिए आता है फूड, सेकंड आता है हमारा न्यूट्रिशन और थर्ड हमारा आता है हेल्थ। क्या है तो यहाँ पर अगर इस टॉपिक का हम सिंपल मतलब समझे तो ये हमें क्या समझा रहा है। तो अगर हम इस टॉपिक की माने तो यहाँ पर हमारा सबसे लास्ट में वर्ड क्या आ रहा है, हेल्थ। तो अगर हम सिंपल माने तो हमारी बॉडी है, तो हम सही सब सारे लोग क्या चाहते हैं कि हमारी बॉडी क्या रहे, हेल्दी रहे और हम लोग फिट रहें। तो हमारी बॉडी क्या चाहती है, हेल्थ चाहती है। अब हेल्थ हमारी गुड कहाँ से मिलेगी, जब हमको न्यूट्रिशन मिलेंगे। न्यूट्रिशन क्या होते हैं, हमारी बॉडी में जो एनर्जी वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, हमको एक तरह से ताकत मिल रही है, हमारी बॉडी का फ्यूल है कि हम लोग चल पा रहे हैं। जो आप खा रहे हैं तो वो हमारे क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन हो जाएगा। तो हेल्थ, हमारी बॉडी को क्या चाहिए, हेल्थ, और हेल्थ को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। अब हेल्थ को न्यूट्रिशन चाहिए तो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में मिलेंगे कहाँ से, हमको कहाँ से मिलेंगे, फूड से मिलेंगे। तो बस इस पूरे टॉपिक के अंदर हमको क्या पढ़ना है, इन फूड्स के बारे में मिलना है कि इन फूड से हमको कौन से न्यूट्रिशन मिल रहे हैं और उन न्यूट्रिशन से हमारी बॉडी हेल्दी हो रही है या नहीं हो रही है। तो बेसिकली देखा जाए तो हमें हमारी इस पूरे टॉपिक के अंदर फूड और न्यूट्रिशन, इन 2 चीज़ों के बारे में यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसी बात पर हम पढ़ते हैं अपने फूड के बारे में। तो फूड हमारा एक्चुअल में क्या है कि इट इज़ डिफाइंड एज एनी एडिबल सब्सटेंस। देखो सिंपल सा बात है, खाना क्या है, जो भी आप खा सकते हो वो आपके लिए खाना है। अब ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत लोग पेन को मुँह में दे रहे हो तो वो भी खाना हो जाएगा, ऐसी नहीं है। जो हमारी एडिबल सब्सटेंस है और वो हमारी बॉडी के लिए भी मतलब सूटेबल हैं, जो हमारी बॉडी में हम खा पी सकते हैं और जो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करें। अब ये प्लास्टिक थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड करेगी, तो जो आपकी बॉडी में एनर्जी भी प्रोवाइड करें तो वही सारी चीज़ हमारी फूड कहलाती है। सिंपल डेफिनेशन देखें तो इट इज डिफाइंड एज एनी एडिबल सब्सटेंसेस, कोई खाने पीने वाली चीज़ है विच इज ईटन और ड्रंक, जिसको हम खा रहे हैं या पी रहे हैं, एंड फुलफिल द नीड ऑफ एनर्जी, बॉडी बिल्डिंग, रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। यानी कि वो हमारी बॉडी में एनर्जी को फुलफिल कर रहा है, बॉडी बिल्डिंग को फुलफिल कर रहा है, रेगुलेशन कर रहा है और प्रोटेक्ट कर रहा है हमारी बॉडी को। अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि अगर कहीं भी ऐसी डेफिनेशन में ये टर्म आते हैं तो हम लोग को क्या याद नहीं रहता। तो इसको याद करने के लिए छोटी ट्रिक है, आप जितने में यूज़ कर सकते हो कर लो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ पर क्या है, हमको क्या है, फुलफिल द नीड ऑफ एनर्जी, बॉडी बिल्डिंग, रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर ये 4 वर्ड मेन आ रहे हैं, क्योंकि ये तो आपको याद रहेगा कि फूड हमारा कोई भी एडिबल सब्सटेंस है जिसको हम खा या पी रहे हैं, इतना याद रहेगा। ये चीज़ें आप भूल सकते हो। इसके लिए आप क्या करो, हर एक चीज़ का पहला वर्ड उठा लो। मान लो यहाँ पर हमारा ई है, यहाँ वी है, यहाँ आर है, यहाँ पी है। अब आप चाहो तो इसको थोड़ा सा आप इस तरह भी बोल सकते हो कि आपको ये याद रहे। जैसे आप यहाँ पर वर्ब कर सकते हो यहाँ पर, या आप यहाँ पर पर्व कर सकते हो। तो इस तरह आपने मान लो कोई भी एक वर्ड बना लिया, ठीक है। तो इस तरह मान लो आपने एक वर्ड बना लिया, मान लो पर्व बना लिया, या आपने मान लो ये मान लो वर्ब बना लिया। तो अब यहाँ पर आप किस तरह याद कर सकते हो कि फूड हमारे कोई भी एक एडिबल सब्सटेंस है जिसको हम खा रहे हैं या पी रहे हैं और जो हमारी बॉडी में फुलफिल द नीड ऑफ, बी फॉर बॉडी बिल्डिंग, ई फॉर एनर्जी, आर फॉर रेगुलेशन एंड पी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। यानी कि इससे आपको क्या है, वो चीज़ डेफिनेशन याद करने में आसानी रहेगी। अब ये तो चलो सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन कई भी आपकी कोई बड़ी बड़ी डेफिनेशन होती हैं, जैसे WHO की होती हैं या रेगुलेशन वगैरह की होती हैं, या ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की होती हैं, तो उन जगह पर आप ऐसी चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। तो बस अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप यूज़ करो, क्योंकि कई बार जो है मैं ऐसे यूज़ करता हूँ अपनी चीज़ों के लिए, तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हो। तो वही हो गया कि फुलफिल द नीड फॉर एनर्जी, जो हमारी बॉडी में एनर्जी को फुलफिल करे, बॉडी बिल्डिंग में फुलफिल करे, रेगुलेट करे हमारी बॉडी को, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। तो यही हमारा क्या होता है, फूड होता है। बाकी फूड इन राइट अमाउंट इंश्योर गुड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ बिकॉज दे कंटेन न्यूट्रिएंट। तो मैं जो अभी मैंने आपको बात बोली वही आ गया कि फूड हमारा अगर हम करेक्ट अमाउंट में लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में गुड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, गुड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और न्यूट्रिशन हमारी क्या करते हैं, हेल्थ को बनाते हैं। यानी कि ओवरऑल देखा जाए डायरेक्टली क्या है, हम कोई भी खाना खा रहे हैं तो वो खाने से हमको क्या है, न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, और वो न्यूट्रिशन ओवरऑल हमारी हेल्थ मेंटेन कर रहा है, और वो हेल्थ हमारी बॉडी को मेंटेन करके रख रहा है। तो देखा जाए सारा कुछ हमारा ऑलमोस्ट जो है कनेक्टेड है। आप बस एक पढ़ते जाओगे, सारा कुछ ऑटोमेटिक बनता जाएगा। तो फूड के बारे में तो हो गया। अब हेल्थ के बारे में देखें तो इसको आप जो है चैप्टर 1 में बहुत बार पढ़ चुके हो। हेल्थ क्या है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अभी जो मैंने आपको फूड हेल्थ एजुकेशन में हेल्थ के बारे में बताया था, तो देखो तीनों आ गए, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग वाला सोशल हेल्थ। तो वही है कि जो हमारा हेल्थ है वो हमारी तब फिट मानी जाएगी जब हमारी जो है फिजिकल कंडीशन ठीक है, मेंटल कंडीशन ठीक है, और सोशली भी हम जो है आपस में ठीक है, और नॉट मेयरली नॉट एब्सेंस ऑफ डिसीज। यानी कि केवल ऐसा नहीं होता कि हमारी बॉडी में एब्सेंस ऑफ डिसीज, कोई डिसीज नहीं है तो हम ठीक है। मान लो आपकी बॉडी में डिसीज नहीं है, लेकिन आप जो है सोशली लड़ाई कर रहे हो, इधर झगड़ा कर रहे हो, तो तब भी आप जो है फिट नहीं हो, आप हेल्दी नहीं हो, आप बीमार होगे। तो इसीलिए आप फिजिकली, मेंटली और सोशल बीइंग आप फिट होने चाहिए, और आपकी बॉडी में डिसीज भी नहीं होनी चाहिए। देन आप जो है हेल्दी पर्सन कहलाओगे। और यही फिर यहाँ बात आती है कि फॉर हेल्थ, यानी कि
गुड हेल्थ के लिए वी रिक्वायर न्यूट्रिशन इन एडिक्वेट अमाउंट, यानी कि हमको क्या चाहिए, गुड हेल्थ के लिए हमको अगेन क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए अपनी बॉडी में। तो अब बार बार घूम फिर के बात क्या आ रही है, न्यूट्रिशन के ऊपर आ रही है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन है देन हमारी हेल्थ बनेगी। तो अब ये न्यूट्रिशन क्या है, इनके बारे में हम अच्छे से समझते हैं। तो न्यूट्रिशन देखा जाए तो इट इज अ प्रोसेस, वाह वाह वाह, यानी कि न्यूट्रिशन हमारी क्या है, एक्चुअल में एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, इन विच बॉडी कंज्यूम्स फूड एंड गेट न्यूट्रिएंट फ्रॉम दैट फूड एंड यूज दैट न्यूट्रिएंट टू बॉडी हेल्थ एंड ग्रोथ। मतलब सिंपल देखा जाए तो न्यूट्रिशन हमारी एक प्रोसेस है, जिसमें क्या हो रहा है कि जैसे हमने क्या किया, सिंपल यहाँ पे मान लो खाना पीना खाया, तो इस खाना पीना से हमको क्या मिल रहा है, न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं। यानी कि न्यूट्रिशन जो हमारी प्रोसेस है उसके जो सब्सटेंसेस है वो हमारे क्या, न्यूट्रिएंट्स हैं। तो हमको क्या मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी में क्या कर रही हैं, एनर्जी में जाके कन्वर्ट हो रहे हैं, और ये एनर्जी क्या कर रही है, हमारी बॉडी में हेल्थ, यानी कि एनर्जी क्या है, ताकत है, वही ताकत हमारी क्या कर रही है, हेल्थ को बना रही है, और वो हेल्थ हमारी क्या कर रही है, बॉडी को चला रही है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फूड से हमारा बना न्यूट्रिएंट से हमको एनर्जी मिल रही है, वो एनर्जी हमारी हेल्थ को चला के हमारी बॉडी को बना रही है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, यानी कि जहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी फूड से न्यूट्रिएंट बना रही है, वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये पूरी प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, न्यूट्रिशन कहलाती है। तो न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा कि इट इज अ प्रोसेस इन विच बॉडी कंज्यूम फूड, बॉडी ने क्या किया, फूड को खाया, इनटेक किया, एंड गेट न्यूट्रिएंट फ्रॉम दैट फूड, यानी कि उस फूड से देन उन्होंने न्यूट्रिएंट्स प्राप्त किए, और देन यूज दैट न्यूट्रिएंट टू बॉडी हेल्थ एंड ग्रोथ, यानी कि वो बॉडी ने क्या किया, देन उन न्यूट्रिएंट को अपने आप को क्या किया, ग्रोथ करने के लिए, यानी कि बॉडी की हेल्थ और बॉडी को ग्रो करने के लिए क्या किया, उन्होंने उस चीज़ को यूज़ किया। राइटिंग देखो रफ है, लेकिन बोल रहा हूँ तो आपको ये चीज़ समझ आ रही होंगी, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन हो गया। अब सो फॉर गुड न्यूट्रिशन हेल्थ वी रिक्वायर न्यूट्रिएंट रिच फूड। तो अब हमको क्या चाहिए कि भाई अगर हमको अच्छे न्यूट्रिएंट चाहिए तो हमको क्या चाहिए, ऐसा खाना चाहिए जिसके अंदर हमारे न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हो। तो आपने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर सारी कहानी हम देखते गए, हमको गुड हेल्थ चाहिए, हमने हेल्थ के बारे में पढ़ लिया, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया, फूड के बारे में चाहिए। अब हमारे लिए कहानी कहाँ निकल के आई कि हमारे मेन क्या है, ये न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि हमको ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए कहाँ से, फूड से चाहिए। तो ये न्यूट्रिएंट्स एक्चुअल में क्या है, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो दीज आर दोज कंपोनेंट ऑफ फूड्स। अब देखो मैंने आपको क्या बोला, फूड से निकल के आ रहे हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, फूड के कंपोनेंट हो जाएंगे, यानी कि एक्चुअल में दीज आर द पार्ट, इनर पार्ट ऑफ फूड, यानी कि हमको फूड जो भी हम खाना पीना खा रहे हैं, आप चावल खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, दाल खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, उसके अंदर से जो न्यूट्रिशन निकल के आ रहा है वो हमारे क्या, न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि यही न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहे हैं। तो दीज आर दोज कंपोनेंट ऑफ फूड, ये हमारे फूड के वो कंपोनेंट है विच वी नीडेड फॉर बॉडी इन एडिक्वेट अमाउंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ, यानी कि ये हमारी बॉडी में हमको सूटेबल अमाउंट में चाहिए। आप चाहो तो एडिक्वेट अमाउंट को सूटेबल अमाउंट, यानी कि पर्याप्त मात्रा बोलते हैं ना, यानी कि जितना चाहिए। मान लो आपको 1 गिलास पानी चाहिए, तो अगर आपको मान लो आधा गिलास मिलता है तो वो इनएडिक्वेट है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में नहीं है। अगर आपको पूरा का पूरा 1 गिलास मिल गया जितना आपको चाहिए था, देन वो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ग्लास ऑफ वाटर हो जाएगा। तो यही हमारा एडिक्वेट अमाउंट होता है। तो दीज आर दोज कंपोनेंट ऑफ फूड, ये हमारे फूड के वो कंपोनेंट है विच वी नीडेड फॉर बॉडी इन एडिक्वेट अमाउंट, जो हमारी बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट में चाहिए फॉर प्रॉपर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड लीडिंग नॉर्मल लाइफ। हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और लीडिंग नॉर्मल लाइफ के लिए हमको ये चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो ओवरऑल दीज आर 6 टाइप्स विच वी क्लासीफाई इनटू 2 कैटेगरी। यहाँ पर हमारे पास जो है 6 न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी में चाहिए, और वो हमारे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, तो ये हमारे 2 पार्ट्स में चले जाते हैं, एक हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट, एक हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो और माइक्रो, बस इतना फर्क समझो। अब मैक्रो में हमारे 4 आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड वाटर, और माइक्रो में हमारे आ जाते हैं विटामिन एंड मिनरल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फूड के बारे में बात करेंगे तो क्या मैं यहाँ पर पोटैटो या टमाटो के बारे में बात करूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे लिए तो हम कोई भी खाना खा रहे हैं, हमने मान लो राइस खाए या एग खाए या किसी ने फिश खाई या मीट खाई, मेन हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे पास कितने सारे फूड हो जाएंगे। तो हमको क्या करना है कि हमको उन फूड के न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ना है जो फूड हमको क्या है, प्रोवाइड कर रहे हैं। देन हम यहाँ पर फूड देख लेंगे कि ये हमारे फूड कौन कौन से होते हैं। तो मेन हमारे 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, और उन न्यूट्रिएंट में हम 2 पार्ट, मतलब यहाँ पे ये 6 हमारे टोटल न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं। देन हम क्या करेंगे, एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे, देन हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो अब अगर सिंपल यहाँ पर देखें तो देखो यहाँ पर एक आता है हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट, एक हमारा आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो देखो यहाँ पर फर्क सिंपल क्या आता है, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा और माइक्रो का मतलब होता है छोटा। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है कि ये हमारे 2 पार्ट में आ जाते हैं, एक हमारे मैक्रो है, एक हमारे माइक्रो है। तो अब मैं अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछूं, मान लो आप दिन भर में कितना पानी पी लेते हो? भाई कोई कहेगा 1 लीटर, कोई कहेगा 2 लीटर, कोई कहता है 2 बोतल, 3 बोतल, 4 बोतल, ऐसे पानी पी जाते हो। मतलब जहाँ मिल रहा है, तो गर्मियों का टाइम है और ज़्यादा पी रहे हो। अब मैं आपसे पूछूं खाना कितना खाते हो?
तो आप बोलोगे भाई दिन में 3 बार खा रहे हो। अब खाना सिर्फ 3 बार खा रहे हो, लेकिन पानी तो आप दिन में पता नहीं कितनी बार पी रहे हो, 8 बार, 10 बार, 12 बार पी रहे हो। तो यहाँ पर डिफरेंस है ना। तो यही हमारा कहलाता है मैक्रो और माइक्रो वाला, कि मैक्रो वाले हमारे वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमको क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट में चाहिए। मैक्रो मतलब बड़ा होता है, तो ये ऐसे न्यूट्रिएंट है जो हमको लार्ज अमाउंट में चाहिए। जैसे हमारा पानी हो गया जो हमको लार्ज अमाउंट में चाहिए। तो यही है कि हमारी बॉडी की, देखो यहाँ ओवरऑल क्या आ रहा है, फूड से न्यूट्रिशन मिलेगा, उससे एनर्जी जाएगी, उससे हमारी बॉडी ग्रो करेगी। तो बॉडी को ग्रो करने के लिए हमारे जो न्यूट्रिएंट है वो हमारे दो पार्ट्स में, जो मैक्रो वाले हैं वो हमको लार्ज अमाउंट में चाहिए हमारी बॉडी जिससे ग्रो करे। तो दीज आर दोज न्यूट्रिएंट्स विच रिक्वायर्ड इन अवर बॉडी इन लार्ज अमाउंट टू मेंटेन बॉडी टास्क, यानी कि हमारी बॉडी के जो टास्क हैं, या बॉडी की जो एनर्जी है, या बॉडी की जो ग्रोथ है, उसको मेंटेन करने के लिए जो हमारे न्यूट्रिएंट मैक्रो वाले हैं वो हमको लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, और जो माइक्रो वाले हैं वो हमको लेस क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। तो दोनों का डिफरेंस आप समझ गए। अब मैक्रो के अंदर जो हमारे टाइप्स आ रहे हैं उनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं। वैसे आपको ये मैंने थोड़ा सा लेंथी इसलिए लिखवाया है कि ये जो भी हमारे टाइप्स है ना, ये आपके आगे भी जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, विटामिन डेफिशिएंसी है, बैलेंस डाइट है, उन सब में आपके काम आने वाले हैं। तो इसको आप थोड़ा सा जो है अच्छे से यहाँ पे समझ लेना। तो अगर हम यहाँ पर पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करें तो इनको शॉर्ट में जो कार्ब्स भी बोलते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत जगह मतलब मोस्टली ये हमारा यूज़ किया जाता है। तो दीज आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर जो एनर्जी हमको मिल रही है उसका प्राइमरी सोर्स ही हमारा कार्बोहाइड्रेट है। मतलब ये हम लार्ज अमाउंट में लेते हैं और ये हमारी बॉडी में प्राइमरी सोर्स है। अब देखा जाए तो वही लार्ज अमाउंट इन बॉडी, और मोस्ट न्यूट्रिशन एग्री दैट 55 to 65% ऑफ आवर डाइट शुड बी कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ये भी माना जा चुका है कि जो हमारी पूरी बॉडी में जो हम डाइट खा पी रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, उसमें लगभग 55 से 65% तक हमारे कार्बोहाइड्रेट्स ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। अब सोर्स के बारे में बात करें तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमको मोस्टली प्लांट लाइफ से, यानी कि जो प्लांट्स वेजिटेबल्स होते हैं इन सब के हमको देखने को मिल जाता है। एग्जाम्पल जैसे हमारे पटेटो हो गए, या मिल्क हो गया, या कॉर्न हो गया, मक्का बाजरा हो गया, ब्रेड हो गया, रोटी हो गई, चावल हो गए, यहाँ पर वीट वगैरह। तो इन सब चीज़ों से हमको क्या है, कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट हमको इनसे ज़्यादा मिलते हैं। अब आपने सुना होगा कि भाई अगर मोटे होना है तो आप कार्बो मतलब पटेटो खाओ, आलू ज़्यादा खाओ, चावल ज़्यादा खाओ। तो देखो यहाँ भी पटेटो आ गए, यहाँ हमारे चावल आ गए। तो ये हमारे ऐसे होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स हमारे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में। और कार्बोहाइड्रेट्स हमको क्या करता है, हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है, साथ के साथ हमारी बॉडी में क्या करता है, मतलब मोटापा वगैरह भी लेके आता है, हमारी बॉडी में फैट को भी इंक्रीज करता है, हमारी बॉडी को थोड़ा सा मोटा भी करता है। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे बोले जाते हैं। अब समझो कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारा पूरा काम कैसे करता है। तो इसको समझाने के लिए मैंने शॉर्ट में यहाँ पर क्या किया है, छोटा सा फ्लो चार्ट बना दिया, इससे आपको सारी कहानी अच्छे से समझ आता है। तो अब हमने कोई भी फूड वगैरह खाया मान लो, तो उस फूड से हमको न्यूट्रिशन मिला, कौन सा वाला मिला, हमको मिला कार्ब्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट मिला। अब कार्बोहाइड्रेट ही क्या करता है, हमारी बॉडी में ब्लड शुगर, ग्लूकोज जो हमारे होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्लूकोज फ्रक्टोज, इनको कन्वर्ट करता है। तो फूड खाया, फूड से हमको कार्ब मिला, कार्ब से हमारा ब्लड शुगर बन गया। अब जो ब्लड शुगर है ये हमारा मतलब ग्लूकोज फ्रक्टोज और अदर्स भी, आपने अगर आपने बायोकेमिस्ट्री थोड़ा बहुत भी, मैंने कहा आपने पढ़ा होगा, हल्का फुल्का भी देखा होगा, तो उसमें ग्लाइकोजेनेसिस साइकिल थी, ग्लाइकोजेनेसिस साइकिल थी, और टीसीए साइकिल थी, सिटेज। तो सब में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हर किसी में शुरुआत मेन हमारा कंपोनेंट क्या था, ग्लूकोज था। और इस ग्लूकोज से हमको क्या मिल रही थी, एटीपी मिल रही थी, यानी कि एनर्जी मिल रही थी। तो वही काम यहाँ पर हो रहा है कि हमने कोई भी कार्ब्स खाया, उस कार्ब से ब्लड शुगर बनी, ब्लड शुगर हमारी ये तरह की है, तो उसी ब्लड शुगर से हमको क्या है, एनर्जी या फिर एटीपी प्रोवाइड हुई। तो ये हमारा मेन फंडा इसी तरह है। और ये एटीपी हमारी क्या करेगी, यहाँ पर बॉडी की ग्रोथ करेगी, या बॉडी को मतलब डेली के टास्क करने में हेल्प करेगी, यानी कि एक तरह से एज अ पेट्रोल की तरह ही हमारा काम करेगा। तो हमको इस तरह से पूरा कार्ब से क्या मिलता है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अब कार्ब्स हम क्या है, लार्ज अमाउंट में खा रहे हैं, भाई 55 से 60% खा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो जो हमारा एक्सेस वाला ग्लूकोज है, यानी कि हमारा ब्लड शुगर लेवल है, अब जो ज़्यादा ग्लूकोज हमारा बन जाता है वो हमारा ग्लाइकोजन की तरह क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ग्लाइकोजन आप लोगों ने सुना होगा कि ये हमारा क्या होता है, एज अ बैकअप की तरह काम करता है। यानी कि जब लोग मान लो कोई फास्ट है, कोई व्रत वगैरह रखते हैं, जो फास्ट वगैरह रहते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है, भाई मर तो नहीं जाते लोग, 6-7 दिन चल जाते हैं। तो उस टाइम पर क्या है कि जो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, देन ये फिर से ग्लाइकोजन हमारा क्या हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है। तो यही इसीलिए क्या होता है कि हमारी बॉडी भी समझदार से हम लोग स्टोर में करके रखते हैं, बैंक वगैरह में रुपए करके रखते हैं, उस तरह हमारी बॉडी भी क्या करती है, कुछ बैकअप में ग्लूकोज को, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको बचा के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है। और वो ग्लाइकोजन क्या करते हैं, हमारी बॉडी में हमारी ज़रूरत के टाइम आते हैं, इमरजेंसी में हमारे काम आते हैं। अब क्या हो जाता है, लोग फिर भी खाते हैं, कुछ लोग भाई टिकते नहीं है, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, कार्ब ज़्यादा खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी ज़्यादा पीते हैं, तो उसमें क्या होता है, ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में जब ज़्यादा हो जाता है, तो देन ये ग्लाइकोजन हमारा क्या होता है, फैट की तरह स्टोर होने लगता है। और ये फैट हमारा एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। एडिपोज मतलब जो हमारी स्किन होती है, इसके अंदर हमारे एडिपोज टिश्यू होते हैं, और जब इसमें बढ़ जाती है देन हम लोग जो है मोटे होने लगते हैं, यानी कि मोटापा आने लगता है। तो ये रीजन है कि अगर आप सफिशिएंट अमाउंट में खाते हो देन आपका ठीक है, थोड़ा बहुत ज़्यादा खाओगे तो आपका ग्लाइकोजन आएगा, लेकिन आप अगर अति करे जा रहे हो, आप ज़्यादा ही खाते जा रहे हो, तो देन आप जो है मोटे होने लगते हो।
और एक मजे की बात बताता हूँ कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत लोग ज़्यादा खाते हैं तो कहोगे भाई हमारे हाथ पैर तो ठीक है लेकिन पेट हमारा ज़्यादा निकल आया, पेट क्यों निकल आया? तो अगर आप नोटिस करोगे आप सारा दिन में जब भी आप थोड़ा बहुत भी मूवमेंट करते हो, घूमते फिरते हो, चलते फिरते रहते हो तो आपके हाथ और पैर मूवमेंट करते रहते हैं, लेकिन आपका जो पेट है वो एक्चुअल में आपका पूरा रेस्ट में रहता है। खाने पीने के बाद आप लेट जाते हो तब भी रेस्ट में रहता है। तो अगर आपका पेट ना निकले इसके लिए आपको क्या करना है, आप रेगुलर रनिंग करते जाओ। रनिंग तो आपको करनी है, तो रनिंग जब करते आपको चल रहे हो ना, चलने में इतना आपका पेट पर असर नहीं पड़ता, लेकिन जब आप रनिंग करते हो देन आपकी पेट की जो मसल्स हैं वो भी मतलब मूवमेंट करती हैं, तो वो होता है। बाकी आप पुशअप्स वगैरह लगाओगे देन आपका स्ट्रेस पड़ता है पेट पर, और कुछ भी बहुत चीज़ें जैसे आप सिटअप वगैरह करते हो, बाकी एक्सरसाइज आप देख लेना। तो अगर आप ये चीज़ें करते हो ना देन आपके पेट पर भी इफेक्ट पड़ता है। वो चीज़ आपके पेट के जो एडिपोज टिश्यू है उनको ज़्यादा फैट स्टोर करने नहीं देते और वहाँ पर वो ग्लूकोज की तरह यूज़ हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहा जाता है ज़्यादा मोटा वगैरह आप इनसे यूज़ कर सकते हो। बाकी एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर आपने जो ग्लूकोज के बारे में बात की, तो ग्लूकोज हमारा इकलौता एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो हमारा क्या करता है, ब्रेन को एनर्जी प्रोवाइड करता है और नर्वस सिस्टम को हमारे एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो हमारा मच मोर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, यानी कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट है और हमारा लार्ज अमाउंट में दिया जाता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। सेकंड चीज़ हमारी यहाँ पर आती है प्रोटीन। तो प्रोटीन भी हमारा एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है और ये भी हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, यानी कि क्या करेगा एकदम मतलब ताकत वगैरह प्रोवाइड करेगा। तो ये भी हमारा रिकमेंडेड किया जाता है कि 15 से 20% हमारी डाइट में ये होना चाहिए और ये लगभग 4 कैलोरी पर ग्राम हमारा कंटेन करता है। ये बात की, चलो इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है। बाकी प्रोटीन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि प्रोटीन हमारा बना होता है अमीनो एसिड से, और आपने अगर पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री या किसी में, तो अमीनो एसिड्स हमारे टोटल हमारी बॉडी में हमको 22 यानी कि 22 चाहिए होते हैं। अब 22 में से क्या होता है, 9 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती है, यानी कि ये 9 अमीनो एसिड हमारी बॉडी नहीं बनाती है। तो ये 9 अमीनो एसिड्स हमारे लिए एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो जाते हैं जो हमको बाहर से, यानी कि जो हम खाना पीना खा रहे हैं, जो हम यहाँ पर फूड वगैरह खा रहे थे, तो इन फूड से हमको वो अमीनो एसिड क्या लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पर सिंबल क्या है कि आप फूड दैट कंटेन ऑल, यानी कि अगर कोई ऐसा फूड है जो 9 अमीनो एसिड को भी अपने अंदर कंप्लीट करके रखता है तो वो फूड हमारा कहलाता है कंप्लीट प्रोटीन फूड, और हमको प्रोटीन वाले फूड ही ज़्यादा खाने चाहिए। अब इसके सोर्स क्या है, तो मीट हो गया, मिल्क हो गया, पोल्ट्री चीज़ हो गया, फिश, एग, सीड्स, नट्स, तो ये हमारे कुछ सोर्स है जिनके अंदर हमको जो है प्रोटीन काफ़ी मात्रा में देखने को मिलती है। बाकी फंक्शन देखा जाए, जैसे हमारा कार्ब्स क्या कराता है, ग्लूकोज प्रोवाइड कराता है, वैसे ही इसका फंक्शन देखा जाए तो ये रेगुलेट करता है बॉडी के प्रोसेस को, रिपेयर एंड मेंटेन बॉडी टिश्यू रिपेयर करता है, बूस्ट स्ट्रेंथ एंड एनर्जी, और बाकी हेल्प टू ग्रो प्रॉपरली, हेल्प करता है ग्रो करने के लिए। ठीक है, यही हो गया। बाकी जो प्रोटीन है हमारा, ये अगर एक्सेस मात्रा में आ जाता है तो ये भी हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ज़्यादा मात्रा में फूड में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर एक लाइन बोली जाती है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एट ईच मील इज बेटर देन 1 लार्ज सर्विंग। तो मोस्टली ये कहा जाता है कि अगर आप चाहते हो आप ज़्यादा मोटापा ना हो, ये ना हो, तो आप प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा खाओ। ये आपकी बॉडी में देखो एनर्जी ये भी प्रोवाइड करेंगे, तो ये आपकी बॉडी को बूस्ट करती हैं। बूस्ट मतलब एकदम आपकी बॉडी में एनर्जी लेके आती हैं, ताकत प्रोवाइड करती हैं और मोटापा भी ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो ये काम भी आप कर सकते हो कि प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा खाओ, कार्ब्स वाली आप थोड़ी बहुत कम कर सकते हो। थर्ड चीज़ हमारी आती है फैट। तो फैट एक तरह से देखा जाए तो ये हमारा क्या है, एक तरह से पार्ट कार्ब्स का या पार्ट समझ सकते हो, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का। तो ये भी हमारी बॉडी के लिए एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, मेन हमारा एनर्जी प्रोवाइड करता है। बाकी दूसरा क्या हो, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन को कंटेन करता है, यानी कि आप जो विटामिन के बारे में बात करोगे तो जो फैट सॉल्युबल वाले विटामिन वो हमारे इसी फैट के अंदर यहाँ पे आ जाते हैं। तो फैट भी देखा जाए हमारी बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है और ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है, जो इमरजेंसी वाले या फास्टिंग वाली कंडीशन में हमारे काम आता है। बाकी देखा जाए तो अवर बॉडी सिंथेसाइज फैट, हमारी बॉडी बाकी मोस्टली फैट सिंथेसाइज कर लेती है, लेकिन 3 ऐसे इसेंशियल एसिड हैं, लिनोनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड एरिकिडोनिक एसिड, जो हमारी बॉडी खाने से प्राप्त करती है, यानी कि फूड, यानी कि हमको डाइट से मिलते हैं। बाकी फैट एंड कोलेस्ट्रॉल हो गए, ये भी हमारी बॉडी में मेजर प्ले रॉ करते हैं, हाइपरलिपिडेमिया वाला अगर आपने केस पढ़ा हो, ये सारी चीज़ें। सोर्स के बारे में बात करें तो नट्स, होल एग्स हो गया, चीज़ हो गया, घी, बटर, ऑयल, ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी डेफिशिएंसी ऑफ फैट, अगर फैट की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये हमें वेट लॉस वाली प्रॉब्लम भी कर सकती है, जो पतले ज़्यादा होते हैं। अब अगर पानी के बारे में बात करें तो इसके बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि एक मेजर कंपोनेंट है हमारी बॉडी पूरी के मास का, और लगभग हमको 6 से 8 कप पानी, यानी कि लगभग 5-6 लीटर पानी आपको लगभग डेली पीना ही चाहिए। इतना पीते रहो भाई, अब तो गर्मियों का टाइम है, जितना पी पाओ उतना पानी पियो। पानी इकलौती ऐसी चीज़ है जिसका नुकसान नहीं होता है, तो आप ये सब पी सकते हो, बिल्कुल ही अति नहीं करनी, लेकिन आप मोस्टली पानी यहाँ पे पी सकते हो। अगर आप पानी ज़्यादा पीते रहोगे तो आपका जो डाइजेशन, एक्सीडेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सब आपका प्रॉपरली वर्क करता रहेगा। तो पानी आप जितना पी सकते हो उतना पीते रहो। फिर लैक ऑफ वाटर कॉज डिहाइड्रेशन, अगर आपके बॉडी में पानी की कमी होगी तो डिहाइड्रेशन कर सकता है, और ज़्यादा ही अगर कमी होगी तो ये आपके लिए सीवर डिसीज भी कर सकता है। तो पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में आपने पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में।
तो ये भी हमारे लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन ये हमको क्या है लेस अमाउंट में चाहिए होते हैं, लार्ज अमाउंट में नहीं चाहिए होते हैं, ठीक है। बाकी ये हमारी बॉडी में मेनली क्या करते हैं, डिसीज को प्रिवेंट करते हैं और बॉडी ग्रोथ में ही हेल्प करेंगे। तो इसमें एक हमारा आता है विटामिन, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हेल्प इन परफॉर्मिंग बायोलॉजिकल फंक्शन। हमारी बॉडी में जो बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं मोस्टली जैसे डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, तो इन सब में हमारा विटामिन काफ़ी प्ले रोल करता है। बाकी हमारी बॉडी में एनर्जी वगैरह प्रोवाइड करता है, आपने देखा होगा। और हर एक विटामिन के अलग अलग काम भी होते हैं, तो इनको हम जो है आगे जाके यहाँ पर पढ़ लेंगे। बाकी जो विटामिन होते हैं यही एक्चुअल में हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करते हैं कि वो हमारा क्या करे, डिजीज़ वगैरह के अकाउंट पड़ सके। तो जो विटामिन है वो हमारे दो तरह के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल विटामिन, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन हमारे होते हैं विटामिन ए, डी, ई के, तो इसको आप याद कर सकते हो। बाकी वाटर सॉल्युबल विटामिन हो गया विटामिन सी एंड बी का कॉम्प्लेक्स। बी हमारा अकेला नहीं होगा, बी का हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, तो इस तरह आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। बाकी सोर्स के बारे में बात करें, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये हमारे रिच सोर्स होते हैं। अब अगर हम यहाँ पर मिनरल्स के बारे में बात करें, ये हमारा छठा न्यूट्रिएंट्स हो गया। तो दे आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर वेरियस बॉडी फंक्शन। ये भी हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन के लिए जरूरी होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मसल कॉन्ट्रैक्शन जो मूवमेंट कर रहे हो, वाटर का बैलेंस हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया। अब एग्जांपल जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फॉस्फेट और पोटेशियम, ये हमारे क्या है, कुछ हमारे मतलब मिनरल्स हैं। अब अगर आपको देखा ध्यान होगा तो कैल्शियम हमारा क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करती है तब चाहिए। सोडियम हमारे ब्लड के लिए चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें, आयरन चाहिए हमारे ब्लड के लिए, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे ब्लड के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो हमारी बॉडी के लिए मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। बाकी अगर पूरे ओवरऑल फंक्शन देखे जाए न्यूट्रिएंट्स के, तो ये हमारी बॉडी में एक तो एनर्जी प्रोवाइड कर रही हैं, दूसरा हमारी बॉडी की ग्रोथ को और डेवलपमेंट को प्रमोट कर रही हैं, तीसरा हमारी बॉडी के रेगुलर फंक्शन को वो कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो एनर्जी हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह, फैट मेनली प्रोटीन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट में हमारी प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर ये आ जाते हैं। और बॉडी फंक्शन में हमारे प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा हमारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर देखा जाए तो हमने अपना पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया और यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसके अंदर से, जो हमारा लॉन्ग में अगर आएगा 10 मार्क्स में ये आ सकता है कि फूड इन रिलेशन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो इसके बारे में आपने समझ लिया, फूड के बारे में पढ़ लिया, हेल्थ के बारे में पढ़ लिया, न्यूट्रिशन हमारी प्रोसेस होती है इसके बारे में पढ़ लिया, न्यूट्रिएंट्स जो इसके अंदर के पार्ट्स होते हैं इसके बारे में पढ़ लिया। अब जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे दो टाइप्स के होते हैं, मैक्रो, माइक्रो होते हैं। इनके पार्ट्स के बारे में, सबके बारे में आपने पढ़ लिया। अब यही हमारे मेन फूड है, इन सब के बारे में आप अच्छे से याद रखना कि हमको यही चीज़ जो है चाहिए होती है अच्छी तरह से, ठीक है। तो इन सब के बारे में आप अच्छे से पढ़ चुके हो। अब हमारा यहाँ पर सेकंड टॉपिक आता है बैलेंस डाइट के बारे में। देन हम इनको जो अब जल्दी जल्दी यहाँ पर जो है खत्म कर सकते हैं। तो अब हमारा टॉपिक यहाँ पर आता है बैलेंस डाइट। तो देखो यहाँ पर नाम से समझ आ रहा है कि यहाँ बात हो रही है बैलेंस की। तो सिंपल बोला जाए तो इट मे बी डिफाइंड एट इट इज अ डाइट विच कंटेन्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स दैट रिक्वायर्ड इन अवर बॉडी इन अ डे। तो अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा तो आपकी क्लास में या आपके आस पड़ोस में कोई ना कोई एक ऐसा स्टूडेंट या एक ऐसा बच्चा जरूर होगा जो गिन चुनकर खाना खाता होगा। मतलब आप उससे बोलोगे भाई ये केला खा ले, या बोले नहीं भाई मेरी कैलोरी पूरी होगी, या मैं नहीं खाऊंगा मोटापा हो जाऊंगा, या बाहर का खाना खाने से मना कर देगा जब वो है। तो ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी डाइट को फॉलो करते हैं, यानी कि वो अपनी डाइट को मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से खाते हैं कि उनको कितना खाना है, कैसे खाना है। तो यही हमारी एक्चुअल में बैलेंस डाइट कहलाती है कि ये हमारी वो डाइट होती है जिसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट में हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारे 6 न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी में हमको चाहिए होते हैं और हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें एक और ऐड कर देता हूँ मैं, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हमारे काफ़ी ज़्यादा फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं और फाइबर्स हमारे डाइजेशन वगैरह में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो अगर आपने एक ऐड देखा होगा जिसमें वो चिंटू वाला होता है, चिंटू हुई क्या, चिंटू हुई क्या, तो उसमें कहते हैं कि अगर खाने में फाइबर की कमी होगी तो ऐसा ही करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए भी हमें जो इसीलिए बोला जाता है कि एक एक न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए प्रॉपर जरूरी होता है। तो वही हमारा बैलेंस डाइट होता है कि बैलेंस डाइट हमारी वो डाइट है जिसके अंदर हम एक ऐसा खाना खा रहे हैं जिसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट हैं। तो अब यहाँ पर एक और कंडीशन आती है, ऐसा नहीं है कि सारे बराबर, जैसे मान लो बैलेंस डाइट हमारा वो फूड है जिसके अंदर हमारे सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमारे कार्ब्स थे, तो जो कार्बोहाइड्रेट है या हमारे जो प्रोटीन हो गया या फैट्स हो गया वो हमको लार्ज अमाउंट में चाहिए, लेकिन जो विटामिन है वो हमको लेस अमाउंट में चाहिए। तो हमको यहाँ इस तरह का खाना चूज़ करना पड़ेगा जिसके अंदर हमारी ये सारी चीज़ें जो है प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट हो और किसमें कितनी कैलोरी हम बर्न कर रहे हैं, कितनी कैलोरी गेन कर रहे हैं, ये सारे के सारे कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे। बस हमको यहाँ पर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं बेसिकली, आप थोड़ा बहुत समझ भी लो, ज्ञान की बात है, तो ये आप समझ गए होंगे। तो अगर हमारी जो बैलेंस डाइट होगी उसके अंदर हमारी क्या क्या चीजें होंगी, तो हमारा प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड, वाटर, फाइबर, तो ये सारी चीजें हमारी इसमें इंक्लूड होंगी। तो अब थोड़ी सी अगर बात करें तो अगर हम प्रिपेयर करते हैं बैलेंस डाइट को, उसके अंदर हम 3 बातों का यहाँ मेनली फोकस करते हैं। पहला हमारा आता है प्रोटीन रिक्वायरमेंट। तो मैंने आपसे पहले बोला कि आपको कार्बोहाइड्रेट से जरूरी आपके लिए प्रोटीन है। तो आपको नॉर्मली कोई भी आप खाना खा रहे हो तो उसमें लगभग 10 से 15% आपके लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। प्रोटीन इसलिए भी जरूरी है कि ये आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करेगा और कम खाने में आपको
आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर किसी ने मैन वर्सेस वाइल्ड वाला देखा होगा तो वो मैन वर्सेस वाइल्ड में वो जंगलों में रहता है और जंगलों में रहने के बाद वो क्या करता है, वो जानवरों को, ऐसे जिंदा जानवरों को, चूहों को, कुछ भी मतलब खा लेता है। तो जब कुछ भी खाता है फिर भी वो जिंदा कैसे बचता है, वो क्या कहता है इसमें इतनी सारी प्रोटीन है, वो है। अब कोई छोटा सा चूहा है तो भाई चूहे में क्या होगा, मेनली कोई कार्बोहाइड्रेट ये तो है नहीं, तो क्या करेगा उसके अंदर के पार्ट निकालेगा जिसमें प्रोटीन ज़्यादा प्रेजेंट होती है। तो वो प्रोटीन वाली चीज़ें खाता है जिससे कम में ज़्यादा का काम हो जाता है, मोटापा भी नहीं होता, एनर्जी भी प्रॉपर मिल जाती है। तो यही हमारी बॉडी के लिए होता है कि हमको ऐसे खाना खा लीजिए जिसमें प्रोटीन हमारी थोड़ी ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो। फैट रिक्वायरमेंट, फैट भी हम ट्राई करेंगे, चाहिए लेकिन हम ट्राई करें कि कम से कम करें, 15 से 30% से ज़्यादा फैट हमारी बॉडी में नहीं होना चाहिए। और आजकल देखा जाए हम सबसे ज़्यादा जो है फैट को ही खाते हैं। कैसे खाते हैं, अब जितनी भी चीज़ें आप बाहर की खा रहे हो तो बाहर की चीज़ों में ऑयली वाले जितने सब्सटेंस है, तेल में आप मोमोज खा रहे हो, ये खा रहे हो, सब में क्या है ऑयली वाला है। फैट खा रहे हो आप, जो मतलब मैदा वगैरह खा रहे हो, ये सारी चीज़ें हमारी फैट में हो जाती है एक तरह से, जो ज़्यादा पचती नहीं है, बॉडी हमारी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। उसके बाद आप बाहर का चीज़ें खा रहे हो, पिज़्ज़ा वगैरह, तो देखा जाए ऑलमोस्ट आप मोस्टली जो है फैट को यूज़ कर रहे हो, इसलिए ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं करती। दूसरा, ये नुकसान भी पहुंचाती है, हाइपर लिपिडेमिया जैसी कंडीशन पहुंचाती है, ब्लड वेसल्स हमारी भर जाती हैं और सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, बेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, बहुत सारी मतलब लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम हमारी कॉज करता है। तो ट्राई करो जितना आप अवॉइड कर सको, मैं नहीं कह रहा पूरा बंद करो, सबके धंधे बंद हो जाएंगे, तो आप ट्राई करो जितना आप उस चीज़ को अवॉइड कर सको, बस सिंपल यही फंडा है, ठीक है। तो फैट रिक्वायरमेंट हम ट्राई करेंगे जिससे हम कम से कम कर सकें, तो 15 से 30% हमारे लिए मोस्टली है। उसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करें तो 45 से 55% तक हम लगभग 50% तक कार्बोहाइड्रेट हम अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे और उसमें साथ में हमारे फाइबर भी प्रेजेंट हो जो हमारे पेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा। तो भैया कि इट इज़ रिच इन नेचुरल फाइबर में रिच हो, जिसमें लगभग 45 से 55% फाइबर हो। बाकी हमारा रिमेनिंग फूड एनर्जी, जो भी बची कुछ एनर्जी होगी वो हमको कार्बोहाइड्रेट मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपकी रोटियाँ, जो आप डेली खाना खाते हो, तो रोटी वगैरह जो भी खा रहे हो वो आपका कार्बोहाइड्रेट ही एक्चुअल में होता है, ठीक है। तो व्हीट से मतलब गेहूं से बना होता है, तो वही कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो ये 3 चीज़ें आप इस तरह मतलब अपने खाने में इंक्लूड करोगे, देन वो बैलेंस डाइट हमारी कहलाएगी। अब बैलेंस डाइट हमारी वैरायटी ऑफ फूड को कंटेन करती है, जैसे हमारे यहाँ पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए, फैटी एंड शुगरली फूड हो गए, मतलब चीनी वाले फूड हो गए, फिर यहाँ पर ब्रेड हो गया, राइस हो गया, पोटैटो हो गया, मीट, फिश, एग्स हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। अब कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट में क्या क्या कंपोनेंट होंगे, तो वही देखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, फाइबर, फैट एंड वाटर। अब अगर ये बैलेंस डाइट आपका 10 मार्क्स में आ जाता है, देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना कि अगर ये हमारा 10 मार्क्स में आ जाता है, इफ़ ये हमारा 10 मार्क्स में आ जाता है, तो जो मैंने फर्स्ट टॉपिक में, यानी कि जो पहला हमारा फूड एंड लेसन है, उसमें मैंने इन सबको डिटेल्स में स्प्रेड किया, अच्छे से बताया हुआ है, वहाँ से आप 2-2 3-3 लाइन करके इनको डिफाइन अच्छे से कर सकते हो। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि मैंने पहले वो करा दिया, जिससे आप उसको हर एक टॉपिक में अपने यूज़ कर सको। बैलेंस डाइट में अगर 10 में आ जाते हैं, आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल, फाइबर, फैट और वाटर। इन सब के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्या होते हैं, क्या सोर्स हैं, क्या आपकी बॉडी में फंक्शन होते हैं। बाकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें, बैलेंस डाइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इट इनहांस द एबिलिटी टू वर्क, ये हमारी बॉडी में वर्क करने की ताकत को बढ़ाएगी। इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ बॉडी, बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करेगा। इट इनहांस द इम्यून सिस्टम ऑफ अवर बॉडी, अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करेगा। इट्स लीड्स टू गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ हमारी गुड रहेगी। बाकी ये हमारी रेगुलर एक्टिविटी करने में हमारी हेल्प करेगी। जैसे बहुत लोग जो है थक जाते हैं, बहुत कुछ जाता है, अब यहाँ पे मैं लगभग 1 घंटे तक लगातार बोलने वाला हूँ, तो यही सारी चीज़ें आपको यहाँ बोलनी पड़ेंगी। उसके बाद एक हमारा यहाँ पर आता है RDA, मैंने जस्ट लिख दिया कि कभी बाई चांस अगर आपके 2 नंबर में आ जाए तो आप इसको लिख कर आ जाओ। तो ये हमारी होती है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, यानी कि इट इज़ द रिकमेंडेड डाइटरी लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ ऑल हेल्दी इंडिविजुअल ऑफ अ पर्टिकुलर एज एंड जेंडर ग्रुप। यानी कि ये हमारी क्या है, एक्चुअल में जो हमारी गवर्नमेंट है उसके द्वारा हमको ये अलाउ किया गया है कि आपको कितने न्यूट्रिशन, मतलब क्या क्या चीज़ें आपको कितनी खानी चाहिए एक दिन के अंदर में, वो सारी बातें इसमें लिखी होती हैं। इसका एक चार्ट वगैरह होगा, मैं हो सकेगा यहाँ शो कर दूँ, वरना छोड़ो यार, इतना नहीं करना, आपके लिए मोर देन इनफ है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप इंपॉर्टेंट याद कर लो, जो आप अगर एग्जाम में भी लिख के आओगे तो वो आपको नंबर भी अच्छे से लाएगी और थोड़ा सा इफेक्टिव भी लगेगा। तो वो हमारा आता है फूड गाइड पिरामिड। तो फूड गाइड पिरामिड के अकॉर्डिंग क्या है कि आपको कौन सा खाना कितना खाना चाहिए, यानी कि बैलेंस डाइट के अंदर आपको कितना क्या इंक्लूड करना है, वो सारी बातें इसके अंदर आ जाती हैं। तो इट इज़ कैटेगराइज्ड इनटू 4 लेवल, ये 4 लेवल में आपके यहाँ कैटेगराइज किया गया है। और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे आपकी जो डाइट है वो यहाँ पर कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा फूड पिरामिड। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो ये वाली जगह आपको ज़्यादा खानी है, ये कम खानी है, ये कम खानी है, ये कम खानी है और कम खानी है। अब देखो ऐसा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं है, बस यहाँ छोटे में लिखा है इसलिए आपको ये थोड़ा हैवी लग रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, समझते हैं कैसे क्या। तो पहला वाला जो हमारा इसमें टर्म आता है वो देखो, यहाँ पे हमारा पहले वाला आता है
सीरियल्स एंड ग्रेन ग्रुप, यानी कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें खानी जो एनर्जी रिच ग्रुप हो। तो आप चाहो तो ऐसे यूज़ करो, बस सिंपल डालो कि पहले में हमको खानी है एनर्जी रिच वाले ग्रुप। अब एनर्जी रिच वाली चीज़ हमारी क्या थी, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे अंदर जिसमें ज़्यादा थे वही हमारी आती थी। तो भाई कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ हमारी इसके अंदर खानी है। तो इट इंक्लूड द फूड आइटम रिच इन कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर या मिनरल। देखो वही मैंने चीज़ सारी बता दी। फिर कैल्शियम, बीटा कॉम्प्लेक्स, विटामिन, ये सारी चीज़ हमारे यहाँ पे होनी चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पर राइस, रोटी, चपाती हो गया, गेहूँ हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। सेकंड हमारा यहाँ पर आता है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट ग्रुप, यानी कि जो सेकंड नंबर पे आता है ये हमारा क्या है, जो वेजिटेबल्स होते हैं या फ्रूट ग्रुप है, ये आ जाता है। एक और चीज़ यहाँ पर, ये लगभग आपको एक दिन में 6 से 11 टाइम लगभग आप खा सकते हो, यानी कि मतलब जो भी चीज़ें ऐसी हैं आप बार बार यूज़ करते रहो। 6 से 11 सर्विंग, यहाँ पे सर्विंग का मतलब आप इतनी बार दिन में एक बार खा सकते हो। इतना तो कोई फॉलो नहीं करता, बस आपको पढ़ाने के लिए है। सेकंड हमारे आते हैं इसमें वेजिटेबल एंड फ्रूट ग्रुप आता है। तो वेजिटेबल्स के अंदर क्या आ जाते हैं, ऑनियन, प्याज खाओ, पटेटो खाओ, टमाटो खाओ। तो ये हमारी बॉडी में दीज इंक्लूड फूड रिच इन विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट, फॉलेट, ये चीज़ें हमारी इंक्लूड करती हैं। अब जो वेजिटेबल्स है, सब्जियां, वो लगभग 3 से 5 बार खानी चाहिए, और जो हमारे फ्रूट्स है वो लगभग 2 से 4 टाइम खानी चाहिए। फ्रूट्स में हमारा पपाया, मैंगो, ग्रेप्स, एप्पल, बनाना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। थर्ड स्टेज पे चलें तो इसमें हमारे आ जाते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर नॉन वेज प्रोडक्ट। अब आप कहते हो नॉन वेज ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, तो डेयरी प्रोडक्ट्स में हमारा मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया, चीज़ हो गया, एक्सेट्रा, तो ये भी लगभग 2 से 3 बार आपको खाने चाहिए। और जो आपके नॉन वेज प्रोडक्ट हैं, इसमें आपके मीट, फिश, पोल्ट्री, एग, नट्स ग्रुप, ये भी आप 2 से 3 बार लगभग खा सकते हो। और सबसे लास्ट में आपके आते हैं फैट, ऑयल एंड स्वीट्स, यानी कि मीठा खाना, फैटी चीज़ें खाना, ऑयली खाना। तो ये ईट स्पेरिंगली। स्पेरिंगली मतलब क्या है, एक आध बार हो गया तो हो गया, पर इन चीज़ों को आप ट्राई करो जितना अवॉइड कर सको। तो इसमें मोस्टली हमारा आता है घी आ जाता है, कोकोनट ऑयल आ जाता है। तो ऐसी चीज़ें हमारी, या स्वीट्स आ गई, मिठाइयाँ आ गई, तो इन चीज़ों को आप जितना हो सके अवॉइड करो, पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने देनी, क्योंकि घी बहुत एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि भाई फैट है लेकिन एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ भी आ जाता है, तो इसको भी आप थोड़ा बहुत मतलब डेली रोटियों में चपेट के खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा फूड पिरामिड था, इससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा होगा कौन सी चीज़ कैसे खाते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा बैलेंस डाइट के बारे में समझ आ गया होगा। तो इसमें बस इतना हमने जाना कि कौन सी चीज़ आपको कैसे क्या खानी है। और बैलेंस डाइट हमारा वो डाइट है जिसके अंदर हमारे सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो, न्यूट्रिएंट, वो वाला खाना हमको खाना चाहिए। कौन कौन से प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट ये हमारे लिए ज़रूरी हैं, ये हमारे कुछ खाना हो गए, और ये फूड पिरामिड हो गया जो हमको यहाँ पे मोस्टली यूज़ करने चाहिए। और इंपॉर्टेंस क्यों है ये भी हमने यहाँ पर बात समझ ली। तो अब हमारे यहाँ पर तीसरा या चौथा टॉपिक आता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, और ये हमारे लिए भी एक मच मोर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये हमारा बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो अब तक आपने सारी कहानी क्या पढ़ी कि न्यूट्रिएंट्स आपके लिए क्यों इतने ज़्यादा जरूरी हैं और आपकी बॉडी में क्यों चाहिए, सारी कहानी आप अब तक लगभग समझ चुके हो। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का सिंपल मतलब है कि आपकी बॉडी में क्या हो जा रहा है, जो न्यूट्रिएंट्स के बारे में आप पढ़ रहे हो वो आपकी बॉडी में कम हो जाते हैं। यानी कि इट इज़ द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, इट इज़ अ कंडीशन इन विच अवर बॉडी डज नॉट गेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। यानी कि हमारी बॉडी प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट को नहीं मिल पाती है, या न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में नहीं मिल पाते, तो वो कंडीशन हमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कहलाती है। अब अगर ऐसा होता है तो ये हमारी बॉडी में वेरियस हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं, जैसे हमारी डाइजेशन प्रॉब्लम हो गया, स्किन डिसऑर्डर हो गए, स्टंट और डिफेक्टिव बोन ग्रोथ होगी, हड्डियां मजबूत नहीं हो पाती, कमजोरी आ जाती है, वेट लॉस हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी कुछ लिखी हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर आपको अच्छा खाना आप नहीं खाते हो, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आ जाती हैं। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में हमारे कुछ टाइप्स आ जाते हैं, जैसे हमारा प्रोटीन डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी, माल न्यूट्रिशन, मिनरल डेफिशिएंसी और फैट डेफिशिएंसी। तो अगर आप देखोगे ये दो तो हमारे आगे के टॉपिक है, तो इनको हम उन्हीं के साथ में कवर कर लेंगे। पहले 2-3 बातें हम इनके बारे में जानते हैं। अब मैं आपको बता दूँ कि क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कैसे आएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली आपके पास आएगा कि व्हाट इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एंड राइट अबाउट एनी 2 या 3 न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी विद देयर प्रिवेंशन। यानी कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के बारे में लिखो, फिर उनकी कोई 2-3 न्यूट्रिशन के बारे में लिखो, डेफिशिएंसी के बारे में, और उनके प्रिवेंशन भी साथ में लिखो। तो भाई सिंपल आप क्या करो, माल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन और विटामिन डेफिशिएंसी के बारे में आप पढ़ लोगे, तो ये वाला क्वेश्चन और आगे के दोनों क्वेश्चन आपके डन हो जाएंगे। तो यही दोनों टॉपिक को मेनली हम यहाँ पर भी फोकस करेंगे। तो थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी क्या होता है। तो अब तक आपने जो है प्रोटीन के बारे में अच्छे से सारा कुछ पढ़ लिया था। तो अगर हमारी बॉडी में ये प्रोटीन का इंटेक कम हो जाता है, या हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है, देन उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी बोलते हैं। अब अगर जो प्रोटीन डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाती है, तो ये भी हमारी बॉडी में वेरियस डिजीज कर सकती हैं, जो मैं आपको यहाँ भी बता दूंगा। बाकी प्रोटीन डेफिशिएंसी होने के कुछ अगर सिम्टम्स क्या हैं, तो आपका फैटी लीवर हो जाएगा, लीवर प्रॉब्लम, नेल्स, स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम, मोर चांस ऑफ बोन फ्रैक्चर, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो ये हमारे कुछ प्रोटीन डेफिशिएंसी के साइड इफेक्ट हो जाएंगे। अब ये दो तरह से हमारी होती है, एक हमारी होती है मैराथन और एक हमारी होती है क्वाशियोरकर।
तो ये हमारे जो मेरस्मस है इसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है कि जो टोटल एनर्जी है, यानी कि हमारी बॉडी में जो टोटल एनर्जी इंटेक है वही हमारा क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। सिंपल सा फंडा क्या है कि जो हमारी जान लो ये हमारी बॉडी है, तो इसके अंदर क्या है, जो टोटल हमारी एनर्जी इंटेक है वो हमारी क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। लेकिन जो क्वासियोर है इसमें क्या है कि हमारी बॉडी में एनर्जी तो लगभग पूरी है, लेकिन जो प्रोटीन एक्चुअल में वो हमारी बॉडी में क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेनली हमारी प्रोटीन डेफिशिएंसी, तो एक्चुअल में देखा जाए तो प्रोटीन डेफिशिएंसी की मेन डिसीज हमारी क्या है, क्वासियोर है, जो यानी कि मेन प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होती है। लेकिन मेरस्म भी हमारी इसी में एक्चुअल में आ जाती है। तो जो मेरस्म है इसमें क्या हो जाता है, टोटल एनर्जी इंटेक है तो इसमें पतले हो जाएंगे। लेकिन जो क्वासियोर है इसमें क्या होगी, सिर्फ प्रोटीन की कमी है तो बंदा मोटा रहेगा, लेकिन प्रोटीन कमी की वजह से बाकी वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा और सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये हमारा प्रोटीन डेफिशिएंसी का छोटा सा पार्ट हो गया। फैट डेफिशिएंसी के बारे में बात करें तो फैट और कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप अच्छे से पढ़ चुके हो, कहाँ से ग्रोथ होती है, कहाँ सोर्स है, ये सारी बातें समझ गए। तो अगर फैट की कमी होती है देन हमारी बॉडी में ये प्रॉब्लम होगी, और अगर फैट की कमी होती है तो ये हमारी बॉडी में क्या करेंगे, ग्रोथ को डाउन कर देता है, वेट लॉस हो जाएगा और डिसऑर्डर वगैरह हो सकते हैं। मिनरल डेफिशिएंसी के बारे में बात करें तो मिनरल्स के बारे में आप अच्छे से पढ़ चुके हो कि मिनरल्स हमारे बॉडी में कैल्शियम ये सब होते हैं, और ये हमारी बॉडी में ब्लड में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, ग्रोथ कर देते हैं और बायोलॉजिकल फंक्शन प्ले करते हैं। तो अगर इनकी कमी होगी तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में हो सकती है। तो ये भी हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल चीज़ें होती हैं। अब ये इम्प्रॉपर फूड डाइजेशन हो जाएगा, इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। बाकी कैल्शियम डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, पोटेशियम डेफिशिएंसी, जिंक डेफिशिएंसी, ये हमारे मिनरल्स के अकॉर्डिंग डेफिशिएंसी जो हमारी बॉडी में देखने को मिलती हैं। तो इनकी प्रिवेंशन कैसे करेंगे, तो आप माइनर मिनरल डेफिशिएंसी कैन बी करेक्टेड बाई चेंजिंग द डाइट। हम डाइट को थोड़ा सा चेंज करेंगे, इन चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं मल्टीविटामिन का, या मिनरल सप्लीमेंट्स हो गए, मिनरल के जो सप्लीमेंट आते हैं, या सीवर केस होगा तो पेशेंट को हॉस्पिटल वगैरह पहुँचाओ। तो 3 डेफिशिएंसी के बारे में आपने शॉर्ट में पढ़ लिया, प्रोटीन डेफिशिएंसी, फैट डेफिशिएंसी, मिनरल डेफिशिएंसी। अब हमारे 2 बड़े बड़े टॉपिक आ जाते हैं, वो हमारा पहला आता है विटामिन डेफिशिएंसी और सेकंड हमारा आएगा मेल न्यूट्रिशन के बारे में। तो अगर मैं सिंपल डिफाइन करूँ तो प्रोटीन हमारा क्या है, प्रोटीन में भी डिफाइन एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट नेचुरल फूड एंड रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। तो ये हमारा बहुत सारे डिफरेंट फूड्स में प्रेजेंट होता है, और ये हमारी बॉडी में क्या करता है, नॉर्मल ग्रोथ प्रोवाइड करता है और गुड हेल्थ हमारी बॉडी में प्रोवाइड करेगा। ठीक है, बाकी आप लोगों से क्वेश्चन है कि हेल्थ को डिफाइन करो। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो हेल्थ क्या है उसकी डेफिनेशन आप कमेंट्स में लिख के बताओ। बाकी इट इज डेफिशिएंसी लीड टू वेरियस प्रॉब्लम। अब अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है विटामिन की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी बॉडी में देखने को मिल सकती हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर पूरा चार्ट बना दिया, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। तो इन अ कंडीशन व्हेन आवर बॉडी डजंट गेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन, ये हमारी वो कंडीशन है हमारी बॉडी प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन नहीं करती है। तो जो हमारे विटामिन है वो हमारे 2 तरह के होते हैं, एक हमारे आते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन और एक हमारे यहाँ पर आते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। तो अगर मैं पहले क्या करूँ, फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में सिंपल पढ़ता हूँ, क्योंकि देखो वाटर सॉल्युबल वाले हमारे बहुत ज़्यादा हैं और आपको सारे याद भी नहीं रहने वाले। तो पहले हम क्या करेंगे, फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, देन हम वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में सारी बातें करेंगे। तो यहाँ पर जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, मैं आपको पहले बताया कि यहाँ पर आपको याद रखना है एडक, यानी कि ADE की। तो एडक है, यही हमारे फैट वाले विटामिन है। तो विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। तो इनको जहाँ पर मैंने पूरा चार्ट बना रखा है, तो विटामिन A है, इसको हम रेटाइनॉल नाम से भी जानते हैं, रेटिनॉल भी बोल सकते हैं। अब रेटिनॉल हमारा रेटाइना से कनेक्टेड है और रेटाइना हमारी आँख के अंदर की चीज़ होती है, इससे आप याद कर सकते हो। तो रेटाइनल एक्चुअल में क्या होता है, ये हमारा वो विटामिन है जो हमारी आँख के, यानी कि जो हमारा प्रॉपर फंक्शन ऑफ रेटाइना एंड विजन, जो हमारी आँख की विजन यानी कि हमको देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हमको अच्छे से सब देख पा रहे हैं, तो वो हमारा विटामिन ए है। तो अगर आपकी आंखों में प्रॉब्लम है तो आप विटामिन ए की चीज़ों को ज़्यादा खाओ, और आप विटामिन ए के कैप्सूल वगैरह भी यूज़ कर सकते हो आंखों की ज़्यादा प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, बाकी अगर सोर्स के बारे में बात करें तो विटामिन ए हमको कहाँ से मिलता है, मिल्क से मिलता है, वाटर से मिलता है, चीज़ से मिलता है, एग योल्क से मिलता है, फिश लीवर हो गया या ऑयल हो गया, फिश लीवर ऑयल हो गया, या पंपकिन वगैरह या पपाया फ्रूट्स वगैरह हो गए। तो ये हमारे कुछ ऐसे सोर्स है जिनके द्वारा हमको विटामिन ए मिलता है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखो हो सकता है कि ये ज़्यादा लिखे हो तो आपको अच्छे से याद ना रहे, मैंने ज़्यादा इसलिए लिखे कि जो आपको सिंपल लगे आप 2-4 चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो मैं नहीं कह रहा आपको सारे सोर्स लिखने, आप 2 से 3 सोर्स भी याद कर लोगे आपके लिए बहुत है। जैसे विटामिन ए के लिए एक तो फिश वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, एक मिल्क आप यहाँ पर बोल सकते हो, बटर चीज़ हो गया, और एक आज यहाँ पर आप फ्रूट्स बोल सकते हो। तो ये 3-4 आप यहाँ पर लिख लो। फंक्शनिंग आपको पता है कि ये रेटाइना विजन यानी कि आँख के लिए प्रॉब्लम होता है। तो अगर अब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, हमको रात में नहीं दिखेगा, आँखें सूखना हो सकता है, या फिर विजन लॉस हो सकता है, या एक जेरोसिस नाम की बीमारी, जिसमें क्या है इन्फ्लेम्ड आईलिड, जो हमारी आँख की ये है ऊपर की पलकें वगैरह हैं, ये हमारी क्या हो जाएंगी, सूज जाएंगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो यही है हमारी मोस्टली कि हमको देखने में प्रॉब्लम होगी विटामिन ए की कमी से, क्योंकि विटामिन ए का काम ही है हमको देखने में हेल्प करना। ठीक है, बाकी ये हमें दिन भर में लगभग 750 माइक्रोग्राम तक लगभग चाहिए होता है। ये हमारी क्या है रिक्वायरमेंट है कि हमको कितना डेली रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या है हमारी डेली रिक्वायरमेंट हमारी हो जाती है। तो विटामिन ए समझ गए। अब बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। अगर एग्जाम में भी आता है तो यही लिख के आएगा वेरी
वेरियस विटामिन डेफिशिएंसी के बारे में लिखो तो आप इनके बारे में लिख देना और उनके बारे में थोड़ा बहुत लिख देना। अब विटामिन डी को हम जो है कैल्सीफेरॉल नाम से भी जानते हैं। अब विटामिन डी आप लोगों ने सुना होगा, मोस्टली हमको सूरज सनलाइट से मिलती है और ये हमारी बॉडी में हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। तो वही है कि यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फॉर हेल्थी बोन एंड टीथ। अब बहुत लोग सोचते हैं कि ये हमारी बॉडी में कैल्शियम प्रोवाइड करता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। कैल्शियम वगैरह तो हम जो अपने फूड वगैरह से प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो कैल्शियम है उसका क्या करेगा हमारा ये। तो जैसे मान लो हमने फूड वगैरह खाया, आवाज़ बिल्कुल बैठती जा रही है, जैसे हमने कोई भी फूड वगैरह खाया तो जो हमारे विटामिन डी है उसमें जो भी फूड से हमको कैल्शियम मिला, तो ये विटामिन डी उस कैल्शियम का यूज़ करवाएगा हमारी हड्डियों के लिए, हड्डियों को एकदम यूटिलाइज करवाएगा। इस कैल्शियम का यूज़ करो और अपने आप को स्ट्रेंथ बनाओ। तो एक तरह से वही तो है कि मैंने आपको पहले बोला, विटामिन क्या करते हैं हमारी बॉडी में, बायोलॉजिकल फंक्शन भी करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कैल्शियम का यूज़ करवा रहा है हमारा बोन के द्वारा। तो यही है कि यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फॉर हेल्दी बोन एंड टीथ। हमारे दांतों और हड्डियों के लिए हमारा जो विटामिन डी है वो इस कैल्शियम का यूज़ करवाता है। और ये हमको मिलता कहाँ से, तो हमारा सबसे मेन सोर्स आपके लिए क्या हो जाएगा, सनलाइट हो जाएगा। दूसरा मेन सोर्स आपके लिए हो जाएगा मिल्क हो जाएगा। और तीसरा आप यहाँ पर एग भी यूज़ कर सकते हो और चीज़ बटर हो गया। तो 2-4 आप अच्छे से याद कर सकते हो, ठीक है। बाकी फिश लिवर ऑयल वगैरह से भी मिलता है। डेफिशिएंसी के बारे में बात करें तो अगर ये हो जाता है तो हमारी बॉडी में ये रिकेट्स नाम की बीमारी कॉज करेगा। बाकी हेयर लॉस हो सकते हैं हमारी बॉडी में। तो क्या कोई यहाँ पर एक ऐसा महान व्यक्ति है जो इस रिकेट्स बीमारी क्या होती है इसके बारे में जानता है तो कमेंट्स में फटाफट लिख के बता दो। बाकी मसल्स पेन करेगा, बोन लॉस हो जाएगा। तो भाई सिंपल सी बात है, बोन लॉस, हेयर लॉस और मसल लॉस, जॉइंट पेन, सारी की सारी हमारी हड्डियों से रिलेटेड है। हेयर वाला अलग हो गया, तो ये हमारी हड्डियों से रिलेटेड है। आप चाहो तो ये 3 भी लिख के आ सकते हो कि बोन लॉस करता है, जॉइंट पेन करेगा, मसल पेन करेगा अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो। अब विटामिन ई के बारे में बात करें तो इसको टोकोफेरॉल नाम से भी जानते हैं। अब ये हमारी बॉडी में एक्चुअल में मसल वाले सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है, हमारे जो मसल्स वगैरह उसके लिए सिस्टम है, तो ये उनको मेंटेन करके रखता है। अब ये विटामिन ई हमको कहाँ से मिलता है, तो ये हमें क्या मिलेगा, एग योल्क से, लीवर। अब यहाँ लीवर की बात हो रही है, ऐसा थोड़ी हमारी बॉडी का लीवर, जो आप मीट वगैरह खाते हो उसमें लीवर हो गया, तो हमारी बॉडी में यही सारी चीज़ें हो जाती हैं। बाकी मीट हो गया, बटर हो गया, कैबेज हो गई, सोयाबीन की बरी हो गई या गेहूँ हो गया, तो इन सबसे हमको विटामिन ई देखने को मिलता है। बाकी अगर विटामिन ई की कमी होती है तो डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तीसरा हमारा मस्कुलर सिस्टम में हेल्प करता है, तो ये हमारा क्या करेगा, मसल पेन करेगा। साथ में इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कॉज हो सकते हैं। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हमारे न्यूरॉन्स में जैसे नर्व डैमेज वगैरह होना, तो ये चीज़ हमारी विटामिन ई की कमी से हो सकती हैं। अब अगर विटामिन के बारे में बात करें तो विटामिन के को हम फाइलोक्विनोन नाम से भी जानते हैं। अब विटामिन के अगर आपने पढ़ा होगा तो ये हमारी बॉडी में क्या कर रहा था, ब्लड कोगुलेशन में हेल्प कर रहा था। तो सिंपल यही यहाँ फंक्शन में लिखना है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड फैक्टर, ये हमारा क्या हो जाएगा, 7th हो जाएगा, 9th हो जाएगा और 10th हो जाएगा। तो इन फैक्टर को हमारा ये विटामिन के बनाता है, जो एक्चुअल में हमारे क्या करते हैं, हमारी बॉडी में ब्लड कोगुलेशन में अपना फैक्टर प्ले रोल करते हैं। तो विटामिन के ही हमारे इन चीज़ों के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो विटामिन के हमको क्या है, कैबेज, कॉलीफ्लावर या मीट, चीज़, एग और लीफी वेजिटेबल, इन चीज़ों से हमको देखने को मिल जाता है। बाकी अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है, इसकी कमी होती है, तो ब्लड क्लॉटिंग स्लो हो जाएगी, क्योंकि ये इसका काम ही है ब्लड क्लॉट करना है। तो ब्लड क्लॉटिंग स्लो हो जाएगी, यूरिन में ब्लड आ सकता है, स्टूल में ब्लड आ सकता है, ब्लीडिंग गम्स हो सकते हैं, आपके मसूड़ों में खून वगैरह आ सकता है, हेमरेज की प्रॉब्लम हो सकती है, या जो फीमेल्स है उनको मेंस्ट्रुएशनल ब्लीडिंग हैवी हो सकती है, क्योंकि भाई ये क्लॉटिंग करता है, ब्लड को गाढ़ा करता है। तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो ये सारी प्रॉब्लम है हो सकती हैं। तो ये हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन थे 4 एडक, तो इनके बारे में आप यहाँ पर अच्छे से समझ गए होंगे। अब हमारे लिए यहाँ पर आता है वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो इनको आप याद कर सकते हो BC। बी हमारा क्या है, विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स हो गए, और सी हमारा विटामिन सी हो गया। तो विटामिन बी के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं, जो हम मेन के बारे में थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे जल्दी से समझ लेते हैं। बाकी याद तो ये आप ही को करनी है, तो थोड़ा बहुत आप रट्टा भी लगा सकते हो। तो विटामिन B1 के बारे में बात करें तो हम थायमिन बोलते हैं, और ये मोस्टली हमारा क्या है, जो हमारे मतलब कार्बोहाइड्रेट्स है उनको यूज करवाता है और हमारे नर्व सेल वगैरह में हेल्प करता है। तो ये हमको कहाँ है, ग्रेन, कीरियल, नट्स, फिट, ईस्ट और राइस वगैरह इन चीज़ों से देखने को मिलता है। बाकी अगर इसकी कमी होती है तो थकावट होगी, फैटिकनेस, लॉस ऑफ मसल टोन, मसल्स का लॉस होगा, और बेरी नाम की बीमारी होती है। तो बेरी क्या होता है, ये सुना होगा अगर आप लोगों ने वर्ड, तो इसके बारे में कमेंट्स में लिख के बताओ। अब बात करते हैं विटामिन B2 के बारे में, तो उसको हम रिफोब्लेविन भी बोलते हैं। यही वाला टर्म था जहाँ मैंने आपसे पहले ही पूछा था कि कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पुटअप करूँगा, तो इन्हीं सब के लिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन बना के रखे हैं। तो बेरी कमेंट्स में लिख के बताओ, इधर आप रिकेट्स कमेंट्स में लिख के बताओ, ठीक है। चलिए, विटामिन B2 को हम जो है रिफोब्लेविन बोलते हैं। अब ये हमारी बॉडी के टिश्यू ऑक्सीडेशन और टिश्यू की ग्रोथ के लिए हमारे बॉडी में हेल्प करता है। अब इसके लिए सोर्स क्या है, ग्रीन वेजिटेबल हो गया, मिल्क हो गया, एग, नट्स, ये हो गए। अब ये हमारी बॉडी में अगर कमी हो जाती है तो हमारे पेनफुल टंग, हमारी जो जीभ है वो थोड़ी सी स्वेल कर जाएगी, लिप्स वगैरह क्रैक कर जाएंगे, ये सारी चीज़ें हो गई। विटामिन B3 को हम जो है नाइसिन नाम से भी जानते हैं, और इसके ये क्या है, हमारी बॉडी में मेटाफॉलिक फंक्शन करता है, टिश्यू ऑक्सीडेशन करता है। इसके सोर्स हमारे मिल्क हो गया, ग्रीन वेजिटेबल हो गया, फिश नट्स हो
हो गए और इसकी डेफिशिएंसी हमें बॉडी में वॉमिटिंग या इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम कॉज कर सकती है, डिप्रेशन या फैटिगनेस कर सकती है। विटामिन B4 के बारे में बात करें तो इसको हम एडेनिन नाम से भी जानते हैं। अब इसके फंक्शन यहाँ पर नहीं रह गए, कोई बात नहीं। बाकी इसकी कमी हमारी क्या है, एंजाइटी कॉज करती है, सीजोफ्रेनिया या अल्जाइमर। देखा था, देखो फंक्शन मैंने आपके लिए इसलिए लिख दिया जिससे आप फंक्शन और डेफिशिएंसी को थोड़ा कनेक्ट कर पाओ। मेन आपके लिए क्या है, विटामिन और उनकी डेफिशिएंसी, ये आपके लिए मेन चीज़ है। इनको आप अच्छे से समझ के रखना और सोर्स वाला पार्ट भी आपको लिखना पड़ेगा। अब विटामिन B5 के बारे में बात करें तो ये हमारे पेंटोथेनिक एसिड है और ये फॉर्मेशन ऑफ RBC करते हैं और इनके जो सोर्स हैं लीवर, ईल्क, एग, ये हो गए। अब इसके जो डेफिशिएंसी है वो डर्मेटाइटिस, हेडेक, फैटिक, डिप्रेशन, इंसोम्निया और जॉइंट पेन जैसी प्रॉब्लम हो जाएंगी। विटामिन B6 के बारे में बात करें, इसको हम पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म करेगा। बाकी फॉर्मेशन ऑफ RBC, WBC, मीट, लीवर, चिकन, ये हमारी इसकी चीज़ें हो गई। नर्वसनेस, वीकनेस, डर्मेटाइटिस, ये इसकी प्रॉब्लम हो गई। विटामिन B7 के बारे में यहाँ पर बात करें तो इसको हम बायोटिन नाम से जानते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट या फैट मेटाबॉलिज्म करता है। इसके सोर्स हो गए रेड मीट, मिल्क, एग हो गए। डर्मेटाइटिस या फैटिगनेस प्रॉब्लम कॉज करता है। फिर यहाँ पर विटामिन B9 आ जाता है। इसको हम फॉलिक एसिड नाम से जानते हैं और ये भी हमारा RBC के फॉर्मेशन में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमें एनीमिया कॉज हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, डायरिया हो सकता है। ठीक है। बाकी विटामिन B12 भी हमारा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हम साइक्लोकोबालामीन नाम से जानते हैं। ये हमारी RBC की मैच्योरेशन करता है और इसके सोर्स हमारे हो गए लीवर, मिल्क, फिश हो गए और ये भी हमारी RBC से कनेक्टेड है। तो अगर इसकी कमी होती है तो एनीमिया देखने को मिल जाती है, माउथ में अल्सर हो सकते हैं, डिप्रेशन वगैरह हो सकता है। अब बात करते हैं विटामिन C के बारे में तो इसको हम जो है एजॉर्बिक एसिड नाम से जानते हैं और ये हमारी बॉडी में मैच्योरेशन करता है RBC की। बाकी इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स वगैरह भी बनाता है। ये हमारा सिट्रस फ्रूट लाइक लेमन और ऑरेंज जैसे में चीज़ों को मिलता है। अगर ये हमारी इसकी कमी हो जाती है, स्लो हीलिंग हो जाएगी, स्कर्वी प्रॉब्लम हो सकती है और डेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्कर्वी अगर आपने सुना होगा इसके बारे में तो कमेंट्स में फटाफट लिख के बताओ। बाकी इनके डेली रिक्वायरमेंट आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है। तो अब अगर थोड़ी सी बात करें इनके याद कैसे करना है, तो ऐसे तो आपको याद रहेगा नहीं। तो देखो ये चार तो आप अच्छे से याद कर सकते हो, चारों को मैंने अच्छे से समझा दिया है। इनके लिए क्या याद करो, यहाँ देखोगे RBC, विटामिन B5, विटामिन B6 और विटामिन B9, B12। तो ये चार विटामिन B5, 6, 7, 5, 6, 9, 12 ये हमारे RBC से कनेक्टेड है। तो इन सबके फंक्शन आप सेम याद रखो, सोर्स आप सेम याद रखो और यहाँ पे डेफिशिएंसी भी आप सेम लिख दो कि इसे हमारे क्या करते हैं, एनीमिया वगैरह कॉज कर सकते हैं अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है तो इस तरह आप इनको याद कर सकते हो। बाकी इधर 19 वगैरह ये आपने पहले सुने होंगे। तो देखो इधर आपको रट्टा लगाना ही पड़ेगा, याद करने ही पड़ेंगे। तो यही था बेसिकली हमारा विटामिन डेफिशिएंसी के बारे में। यही अगर आप चार्ट भी पूरा बना के आ जाते हो आपके 10 मार्क्स भी आपको अच्छे से मिल जाएंगे। यही सारी बात है। प्रिवेंशन के बारे में बात करें ये भी आता है। तो इसमें क्या है, आप विटामिन के सप्लीमेंट्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, यही आपके लिए ऑप्शन है। बाकी जो भी आपकी जिसकी भी डेफिशिएंसी होगी उसके लिए आप उसका जो भी सफिशिएंट डाइट होगी, जो उसके रिच सोर्स होंगे उनका आप यूज़ करोगे उसको फुलफिल करने के लिए। बाकी ये हमारे क्योर्ड विद इंजेक्शन ऑफ प्लांट फूड वगैरह जैसे ग्रीन वेजिटेबल या इन सब चीज़ों को खाएंगे तो हमारे ये फिल हो सकते हैं। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक आता है माल न्यूट्रिशन के बारे में। तो देखा जाए तो इसके बारे में ऑलमोस्ट आप अब तक जितना पढ़ चुके हैं उन सबसे आपका कवर हो जाएगा। तो माल न्यूट्रिशन हमारा क्या है, इज द डेफिशिएंसी ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। हमारी बॉडी में फूड और न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी को हम क्या बोलते हैं, माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब इसको और भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ कंडीशन इन विच अ बॉडी डज नॉट गेट प्रॉपर न्यूट्रिशन और राइट बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि यहाँ पर दो फंडे हैं, एक है प्रॉपर न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिएंट्स की कमी, दूसरा है राइट बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिएंट्स हमें प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल रहे हैं, जिससे हमारी जो ऑप्टिमल हेल्थ ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो हमारी क्या हो जाएगी, रुक जाती है। तो राइट बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन हमको नहीं मिलते हैं जो हमको हेल्थ ग्रोथ के लिए हमको रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है। बाकी लैक ऑफ एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स अफेक्ट इम्यूनिटी एंड हेल्थ ग्रोथ। अब अगर यहाँ पर क्या हो जाता है, अगर विटामिन की कमी हो जाती है तो ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को डाउन करते हैं और हमारी ग्रोथ को रोक देते हैं। अब जो मेल न्यूट्रिशन है वो हमारे दो टाइप्स में, एक हमारा अंडर न्यूट्रिशन, एक हमारा ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन क्या है कि इट इज अ कंडीशन इन विच अवर बॉडी डज नॉट इनटेक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड विच लीड टू अंडरवेट एंड सेवरल। देखो अंडर का मतलब होता है लो, तो नो न्यूट्रिशन क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, कम खाना खा रहे हैं जिससे हमारी बॉडी क्या कर रही है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पा रही है। ओवर न्यूट्रिशन क्या है, ओवर मतलब क्या होता है, ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या है कि हमारी बॉडी ज़्यादा खाना खा रही है जिससे हमारी बॉडी में क्या है, ओवरवेट हो रहा है, ज़्यादा नहीं मिल रहा है और हमारी बॉडी में मोटापा वगैरह कॉज हो रहा है। अब मेनली देखा जाए तो मेल न्यूट्रिशन हमारी ओवर न्यूट्रिशन वाली ज़्यादा नहीं है, मेनली हम जो है अंडर न्यूट्रिशन के बारे में ही पढ़ते हैं। तो सिम्टम देखा जाए तो लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का कम लगना, फैटिगनेस, थकावट हो जाना, वेट लॉस हो जाना, लो एनर्जी हो जाना, कन्फ्यूजन रहना, डिप्रेशन रहना, वीकनेस रहना, ड्राई स्किन रहना, ब्रीथिंग डिफिकल्टी रहना। तो ये कुछ हमारे सिम्टम्स हैं जो हमको ये कॉज करते हैं। अब कॉजेज यानी कि क्यों हमको मेल न्यूट्रिशन हो सकता है, तो अगर हम खाना कम खा रहे हैं तब हमको न्यूट्रिशन हो सकता है, डाइटरी कंजप्शन कम है, या फिर अनअवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट एंड अफोर्डेबल फूड, अच्छा खाना है ही नहीं तब भी हमको प्रॉब्लम हो सकती है।
सकती है। फिर यहाँ पर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम एंड इश्यू विद न्यूट्रिशेंट एब्जॉर्प्शन, हमारे जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारे यहाँ पर कम हो रहे हैं। या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, मेंटल मतलब हेल्थ डिसऑर्डर हो गया मेंटल वाला कोई, या यहाँ पर कल्चर रिलीजियस सोशल प्रॉब्लम हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सारी चीज़ें हैं जो आपने पहली यूनिट में पढ़ा होगा। तो ये भी कुछ हमारे लिए इशू हो जाती है। अब इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो ये हमारा ईजिली प्रिवेंट हो जाता है अगर हम क्या करें, हेल्दी बैलेंस डाइट का यूज़ करें। देखो यहाँ पर ओवर और अंडर दोनों के लिए हम क्या करेंगे, बैलेंस डाइट का यूज़ करेंगे तो हमारे ऑटोमेटिक सारी कहानी ठीक हो जाएगी। इसके लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का सफिशिएंट अमाउंट यूज़ करो, कितना खाना कैसा, सीरियल, राइस, पोटैटो, पास्ता, स्टार्ची फूड, इन सबका सफिशिएंट अमाउंट। फिर मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट अच्छे से खाओ, मीट, फिश, एग, बीन्स, नॉन डेयरी सोर्सेज, प्रोटीन, ये सब खाओ। फिर यहाँ पर ईटिंग स्नैक्स बिटवीन मील, यानी कि स्नैक्स आप टाइम टाइम पे खाते रहो, जो बीच बीच में खाते ना, 4 बजे खा लिया, 6 बजे खा लिया, इनको आप खाते रहो। बाकी इंटेक ऑफ हाई कैलोरी ड्रिंक, जिसमें कैलोरी ज़्यादा हो, ऐसे ड्रिंक आप यूज़ करो। तो माल न्यूट्रिशन हमारा सिंपल ही था, अगर कभी आएगा तो 5 या 7 मार्क्स में आएगा, तो इनके बारे में आप लिख कर आ सकते हो। ओवर अंडर हो गया, सिम्टम्स हो गए, कॉजेज हो गए, ऐसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बाकी हेल्दी न्यूट्रिशन बारे यूज़ करते हो, न्यूट्रिशन के बारे में आप सारी कहानी ऑलमोस्ट जानते हो। तो यही था हमारा सारा का सारा। तो आई होप आपको सारी कहानी समझ आ गई होगी। अब देखा जाए ओवरऑल तो हमारे जो यूनिट वन का जो चैप्टर 2 था वो हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। वीडियो लेंदी हो गई, आगे के आपके इतने लॉन्ग नहीं होंगे, लेकिन आपका ये चैप्टर एकदम कंप्लीट कवर हो गया और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने थोड़ा सा खींच कर आपको पढ़ाया जिससे आपको सारी कहानी अच्छे से समझ आता है। अब अगर आपको इन द केस कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नोट्स आपको जो है अब तो वेबसाइट पे और ऐप पे दोनों में से कहीं भी आपको मिल जाएंगे। बाकी हेल्थ की डेफिनेशन या हेल्थ एजुकेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे, कमेंट्स करके आप ये टॉपिक यहाँ कमेंट्स में बताओ। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। बहुत ज़्यादा देखो 1 घंटे से लगातार बोला जा रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है, तो जो भी आपका जैसा भी व्यूज़ हो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मिलते हैं हम आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर एंड आप सभी लोग अपना अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, लव यू दोस्तों।